बना ली। प्रिया जी बना ली आपने? बना रही हूँ, बस एक मिनट। ओके, बना लीजिए। राधिका जी आपने बना ली? सर। यस सर। बना ली। जी। तो अब इसमें जो पहला घर है उसमें एक नंबर राशि लिख दीजिए, यानी कि वन से स्टार्ट कीजिए और सारे घरों में नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक। कर दिया है? ठीक है। कर दिया प्रदीप जी। पहले घर में कौन सी राशि आ गई? मेष राशि। दूसरे घर में वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर राशि। तीसरे घर में मिथुन राशि। ये जो कुंडली है इस कुंडली को हम बोलते हैं काल पुरुष कुंडली। लिख लीजिए, काल पुरुष कुंडली। मानसू जी आप लेट हो गए, कुंडली बना लीजिए फटाफट मेष लग्न की। मेष लग्न की एक कुंडली बना लीजिए और इस कुंडली को हम बोलते हैं कालपुरुष कुंडली। इस कुंडली का महत्व क्या है कि आपका लगन चाहे जो भी हो, आपकी कुंडली कुछ भी हो, लेकिन ये जो कुंडली होती है ये जितने भी इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं उन सब पर काम करती है। बात समझ में आई? यानी कि ये कुंडली हर किसी के लिए काम करेगी ही करेगी। कैसे काम करेगी, कैसे हम इससे कुछ चीजें समझेंगे, वो अभी धीरे धीरे हम समझते रहेंगे, अभी इस क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है जो मेष लगन की कुंडली होती है वो कालपुरुष कुंडली होती है। जैसे पिछली क्लास में जब हमने प्लेनेट के बारे में कुछ कुछ बातें लिखी थी तो हमने दो चीजें लिखी थी। एक लिखा था कि कालपुरुष कुंडली में कौन सा प्लेनेट किस चीज को बताता है। जैसे हमने कालपुरुष कुंडली में जो आत्मा कहा था वो किसको कहा था? सूर्य को। मन किसको कहा था? चंद्रमा को। बल किसको कहा था? मंगल को। बुद्धि किसको कहा था? बुध को। क्लियर है आपको ये चीज? पीड़ा किसको कहा था? शनि को। तो इसी प्रकार से ये कालपुरुष कुंडली है। अब जब कालपुरुष कुंडली की हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप ये समझो कि अगर हर घर में कोई सी एक राशि आई है तो वो कुछ आपको इंडिकेशन दे रही है। क्या कुछ इंडिकेशन देती है? अब जैसे मैंने आपको पिछले समय पिछली क्लास में बोला था कि आप राशियों के जो साइन है उनको देख के आएंगे कि कौन सी राशि का कौन सा साइन होता है। देखा आप लोगों ने? अगर कहीं नहीं दिखा है तो जो हमारा लोगो है ना उसमें 12 के 12 राशियों के साइन बने हुए हैं। ठीक है। तो अभी मैं अपनी वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, ये सामने आपको दिख जाएगा, दिख रहा है स्क्रीन पर जो चारों तरफ ये वीआर के चारों तरफ लिखा हुआ है। ये 12 की 12 राशियों के साइन है। तो जो पहली राशि है मेष राशि। अच्छा, इसमें आप एक चीज और लिख लो, पहले हम इस पे आए इन्हीं राशियों के बारे में। तीन प्रकार के साइन होते हैं, तीन प्रकार के। जैसे एलिमेंट तो हमने चार लिखे थे, चार एलिमेंट लिखे थे। अब इन राशियों को हम तीन भागों में और डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? पहले नंबर पे लिखिए मूवेबल साइन। मूवेबल, चर राशियां। मूवेबल साइन और हिंदी में कहते हैं चर राशि। यानी कि जो मूवमेंट करते हैं, जो चलते रहते हैं, जो फिक रुकते नहीं। वो कौन कौन से साइन है? 1 4 7 10। 1 4 7 10। 1 4 7 10। ये कौन से साइन है? ये मूवेबल साइन है। ठीक है। उसके बाद लिखिए फिक्स साइन, अचर राशियां। फिक्स साइन। फिक्स साइन कौन से होते हैं? 2 5 8 11। 2 5 8 11। जैसे मूवेबल इंडिकेट करता है कि इन राशियों का जो नेचर है वो मूवमेंट वाला है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का लग्न 1 4 7 10 है
किसी का लग्न मेष है, कर्क है, तुला है, मकर है, तो उसको पसंद क्या होगा? मूवमेंट पसंद होगा उसको। उसको एक जगह रुकना पसंद नहीं होगा। कैसे और इसको डिप डाउन करेंगे अभी मैं और आगे चल के आपको समझाने वाला हूं। दूसरे नंबर पे हमने लिखा फिक्स साइन। फिक्स साइन क्या है? 2, 5, 8, 11। इनको स्थिरता पसंद है, इनको ठहराव पसंद है, इनको एक जगह बैठ के काम करना पसंद है, इनको बहुत जल्दी मूवमेंट नहीं करना है। दो चीजें होगी। तीसरे जो साइन बचे वो होते हैं डुअल साइन, द्वि स्वभाव, जिनके अंदर दोनों नेचर है। वो कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। ठीक है जी। अब जो डुअल साइन है, अब इसमें दोनों चीजें आ गई, फिक्स भी हो गया और मूवेबल हो गया। तो अगर मानो किसी का मिथुन लगन हुआ तो आप क्या बोलोगे? कभी फिक्स कभी मूवेबल? नहीं, इसके दो डिवाइड करने हैं आपको, दो पार्ट करने हैं और आसान करना है। पहले 15 डिग्री, पहले 15 डिग्री या अप टू 15 डिग्री, डुअल साइन का अप टू 15 डिग्री, डुअल साइन का अप टू 15 डिग्री फिक्स होता है। और 15 के बाद और 30 डिग्री तक वो मूवेबल होता है। ये चीज नहीं क्लियर हुआ सर। अभी लिख लो, मैं अभी आपको एग्जांपल से समझाऊं, बस आप लिख लीजिए। डुअल साइन है, उसमें अप टू 15 डिग्री फिक्स है, 15 के बाद और 30 तक वो मूवेबल है। बस इतना लिख लीजिए। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। इसको यूटिलाइज कैसे करना है? प्लेनेट को छोड़ दीजिए, राशियां भी आपको बहुत कुछ बताएंगी। ये आपको नेचर समझने में मदद करती हैं किसी भी व्यक्ति का। जब मान लो आप किसी से कंसल्टेशन किसी को दोगे, या जब आप किसी से कोई बात करोगे और आपके सामने सपोज करो कोई फिक्स साइन वाला व्यक्ति बैठा है, फिक्स है वो, फिक्स यानी कि स्थिर है वो, तो जिद्दी कहते हैं हम उसको। फिर तो अगर उसके मन में कोई बात आ चुकी है तो आप उसको लाख समझा लो, वो आसानी से आपकी बात नहीं समझने वाला, वो अपनी ही बात पे अड़ा रहेगा। और आपको पूरी कंसल्टेशन देने के बाद 1 घंटा 2 घंटा समझाने के बाद आपको ये बात समझ में आएगी कि जहां से हम चले थे हम वहीं खड़े। मूवेबल साइन क्या होगा? मूवेबल साइन वो है जो जिस भी माहौल में जाएगा अपने आप को उसी में ढाल लेगा, क्योंकि वो फिक्स नहीं है, वो एडजस्ट कर लेगा। अब ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, अच्छे बुरे की हम बात नहीं कर रहे। फिक्स कहीं जगह बहुत अच्छा काम करके दिखा देगा और कहीं जगह वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। मूवेबल कहीं बहुत अच्छा भी दिखेगा, कहीं जगह बहुत प्रॉब्लम भी करेगा। लेट गो की बात करने की बात आएगी, चीजों को छोड़ने की, चीजों से बाहर आने की, तो मूवेबल बहुत अच्छा काम करेगा। डिसीजन पे टिकने की बात आएगी तो फिक्स बहुत अच्छा काम करेगा। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हम उसको बैड और गुड की कैटेगरी में नहीं, लेकिन उसका नेचर क्या है वो आपको समझ में आएगा। अभी एक एक करके हम उसको समझेंगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अब मैंने कहा कि कालपुरुष कुंडली में आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा नजर बनाकर रखनी है। कैसे नजर बना के रखनी है? 8वें घर में कौन सी राशि लिखी है आपने? वृश्चिक राशि। 8वां घर किस चीज का लिखा था हमने पिछली कुंडली में? हमने एक एक दो दो लाइनर लिखे थे। पाताल का, रिसर्च का, गहराई का, परेशानियों का, यही लिखा था। इट मीन्स कि जो वृश्चिक राशि है उसके अंदर ये वाले सिम्टम्स आ जाएंगे। 12वें घर में हमने क्या लिखा था? मुक्ति लिखी थी, एक्सपेंसेस लिखे थे, स्पिरिचुअल भी लिखा था हमने 12वें घर को। तो मीन राशि में ये सिग्निफिकेंसेस भी आएंगे। और क्या कहा था हमने? 12वें घर को हमने बेडरूम कहा था, याद है आप लोगों को? चौथे घर को हमने घर कहा था। 8वें घर को हमने भूमिगत या पाताल की संज्ञा दी थी। तो चाहे वो घर हो आपका, चाहे वो बेडरूम हो, और चाहे गहराई की बात हो, क्या ये चीजें उजागर की जाती हैं? क्या कोई अपने घर की बाहर बात कोई करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। क्या बेडरूम की बात कोई बाहर लाना चाहेगा? नहीं लाना चाहेगा। क्या 8वें घर की चीजें बाहर आ सकती हैं? नहीं आएंगी। अगर इसके विपरीत आप करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी। अगर आप बेडरूम की बात घर से बाहर लाओगे, बेडरूम से बाहर लाओगे तो लड़ाई होगी। अपने घर की बात आप किसी से बताओगे तो कलेश होगा।
आप अपने जो छिपी हुई चीजें हैं, जो आठवें घर की चीजें हैं, अगर उनको किसी से आप डिस्कस करोगे तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसको कनेक्ट कैसे करना है ओवरऑल, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको एक ओवर। अब प्रिया जी ने कहा कि ये बात इनको समझ में नहीं आई है, तो मैं इनको जरा पहले डिग्री समझा देता हूँ सब लोगों को ना। देखिए, हमारी जो कुंडली होती है वो पूरा ऐसे गोल चक्कर है, 12 घर है उसमें, पूरा एक सर्कल है, जो मैंने आपको अभी अपना लोगो भी दिखाया है, ऐसे गोल सर्कल में है। पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। राशियां कितनी है हमारे पास? 12, 12 राशियां हैं। 360 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो यानी कि हर राशि का जो एक्सपेंशन है, जो उसकी सीमा है, वो कितनी हो गई? 30 डिग्री की हो गई। मेष राशि 0 से लेके 30 डिग्री, वृषभ राशि 30 से 60, अगर उसी सर्कल में देखोगे तो, या है 30 डिग्री की, उसकी रेंज 30 डिग्री है, तो हर राशि कितने डिग्री की हो गई? 30 डिग्री की। तो इसलिए मैंने कहा, मान लो धनु राशि है आपकी, और उसमें धनु, धनु कौन सी है? डुअल हो गया ना, 9 नंबर का है, डुअल हो गया। और वो जो राशि है उसमें कोई प्लेनेट बैठा है, कोई प्लेनेट बैठा है, तो 0 से लेके और 30 डिग्री तक ही होगा, क्योंकि रेंज ही इतनी है राशि की, उससे बाहर तो जा नहीं सकता। भाई आपके प्लॉट का साइज ही 10 फीट है या 30 फीट है, तो उसके बाहर जाएगा, दूसरे घर में चला जाएगा, वो दूसरी राशि में। अब मान लेते हैं कि किसी प्लेनेट की जो धनु राशि में बैठा है उसकी डिग्री 10 डिग्री है, मान लेते हैं सूर्य है, धनु में है, तो पहले 15 डिग्री में आ गया, पहले 15 डिग्री में आ गया तो फिक्स हो गया। यही सूर्य की डिग्री अगर 20 हो जाती, 17 हो जाती, 18 हो जाती, 21 हो जाती, 29 हो जाती, तो किस में आ जाता? मूवेबल में हो जाता। ऐसे करना है। अब क्या, इसको समझते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं। जब आपको किसी व्यक्ति का नेचर समझना है तो आपको तीन चीजों पे ध्यान देना है। किसी व्यक्ति का अगर आपको नेचर समझना है तो आपको तीन चीजों पे ध्यान देना है। पहला, उसका लग्न और लग्नेश। लग्न क्या होता है? पहला घर। लग्न किसको कहते हैं? पहले घर को। तो लगन में देखना है कि राशि कौन सी है, लगन में देखना है कि राशि कौन सी है, नंबर 1। नंबर 2, लग्नेश किसको कहते हैं? पहले घर के मालिक को, फर्स्ट लॉर्ड को। लगन, उसका मालिक लग्नेश हो जाता है, असेंडेंट। तो ठीक है, तो लग्न हो गया, लग्नेश हो गया। देख ली, एक ही का पार्ट है ये, चाहे दो बिंदुओं में लिख लो आप, दो पार्ट में। तीसरा, मन का कारक कौन है? चंद्रमा, चंद्रमा देखना है। आत्मा का कारक कौन है? सूर्य, सूर्य को देखना है। लग्न, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा, ये तीन चीजें, चार चीजें आपको बता देंगी कि इस व्यक्ति का नेचर किस प्रकार का है, इस व्यक्ति का नेचर किस प्रकार का है। समझते हैं? मान लीजिए, कुंडली बनाइए, एक कुंडली बना लीजिए, कुंडली बना लीजिए, वृश्चिक लगन की कुंडली बनाइए, वृश्चिक लगन की कुंडली बना लीजिए, 8 नंबर की। बना ली वृश्चिक लगन की कुंडली, 8 नंबर की वृश्चिक लगन, यानी कि 8 नंबर की, पहले घर में 8 नंबर, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरीके से चलता जाएगा। लगन में लिखिए मंगल, लगन में लिखिए मंगल, पहले घर में मंगल लिख लीजिए। लिख लिया? उसी के साथ लिख लीजिए चंद्रमा, पहले ही घर में। लिख लिया? 10वें घर में लिखिए सूर्य, लिख लिया? पहले घर में जब आपने मंगल लिखा,
तो पहले पहले घर में राशि कौन सी है? वृश्चिक। किस प्रकार का साइन है? मूवेबल है, फिक्स है या डुअल है? फिक्स। फिक्स साइन है। 2, 5, 8, 11 हमने लिखे थे, फिक्स साइन है। पहला पॉइंट मिला कि लगन में फिक्स राशि है। ठीक है। पहले घर का मालिक कौन है इसमें? मंगल। वृश्चिक का, स्कॉर्पियो का जो लॉर्ड होता है कौन होता है? मार्स, मंगल। वो भी वृश्चिक में ही बैठा है। किस राशि में बैठा है? फिक्स राशि में बैठा है। दोनों फिक्स हो गए। लगन भी फिक्स हो गया, लग्नेश भी फिक्स हो गया। साथ में चंद्रमा भी बैठा है। किसमें है? फिक्स साइन में। सूर्य किसमें है? 10वें घर में। राशि कौन सी है 10वें घर में? 5 नंबर। मक, मकर। हाँ। कंफ्यूजन हो गया प्रदीप जी यहाँ पर। कंफ्यूजन हो गया। आपने वृश्चिक लगन की कुंडली बनाई थी? हाँ। ठीक है। 8 नंबर की, तो उससे नंबरिंग जब आपने करी तो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 12वें घर तक चला गया होगा। तो पहले घर में आपने मंगल लिखा और चंद्रमा लिखा, 2 प्लेनेट लिखे। हम्म। 10वें घर में, 10वीं राशि में नहीं बोला मैंने, 10वें घर में बोला है। 10वां घर कौन सा है? काउंट करते जाओ, जिसमें 5 नंबर राशि है। सिंह में है, सिंह में आया ना। सिंह में। ठीक है। ये तो यहां तक क्लियर है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम्म। प्रिया जी क्लियर है? स्मिता जी? हाँ। ठीक है। तो अब पहले घर में लगन में जो राशि है वो कौन सी है? वृश्चिक राशि है। आठ हम्म। नंबर इस हम्म। राशि का नेचर क्या है? ये फिक्स साइन है। फिक्स साइन है। इसमें जो मंगल बैठा है, क्योंकि वृश्चिक का जो ओनर होता है, जो लॉर्ड होता है, वो मंगल ही होता है, और वो अपने ही घर में बैठा है, तो वो भी फिक्स में आ गया। चंद्रमा भी फिक्स साइन में है क्योंकि वृश्चिक में ही बैठा है। और जो सूर्य है वो सिंह राशि में बैठा है, वो भी फिक्स में हो गया। यही है ना यहां तक? अब मैंने कहा किसी का अगर नेचर जानना है तो ये तीनों चीजें देखनी है। लगन देख लिया, चंद्रमा देख लिया, सूर्य देख लिया। मैं खुद, लगन का मतलब मैं खुद, आत्मा, सूर्य का मतलब आत्मा, चंद्रमा का मतलब मन, तीनों फिक्स में आ गए। अब आपको क्या लगता है कि इस व्यक्ति का जो नेचर होगा वो किस प्रकार का होगा? जिद्दी फिक्स होगा कि नहीं होगा? जी। होगा। होगा। हम्म। ये कुंडली में किसकी कुंडली के ये प्लेनेट है? नरेंद्र मोदी की। आपको क्या लगता है कि वो किसी की बात सुन लेते होंगे आसानी से? डिमोनेटाइजेशन कर दिया, सीए कर दिया, एनआरसी कर दिया, 37, अगर ठान ली, डिसाइड कर लिया, फिर बैकआउट नहीं हो सकता। अभी मैं आपकी कुंडलियों पे भी लगाऊं, डोंट वरी। मतलब कि अगर फिक्स साइन डोमिनेट कर गया तो वो व्यक्ति, अप जिद अगर उसने किसी चीज की कर ली तो उससे हट पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। वहीं पर अगर यही प्लेनेट 1, 4, 7, 10 राशियों में चले जाते, 1, 4, 7, 10 राशियों में चले जाते, तो जिसने जैसा बोल दिया उसका वैसा मान लिया, एडजस्ट कर लिया सिचुएशन में। अच्छा प्रॉब्लम सॉरी, चलो इसको बदल दो, दूसरे पे आ जाओ। अच्छा कुछ और हो रहा है, इसको बदल दो, दूसरे पे आ जाओ। कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जो जिद करते हैं और मार्केट में जाके लेट जाते हैं, फिर चाहे जो हो जाए उनको वो टोए चाहिए तो चाहिए। फिक्स साइन वाले मिलेंगे वो आपको। आपको अपने लगन याद है सबको? लोरी जी का मकर है, राधिका जी का वृश्चिक है, प्रिया जी आपका कौन सा लगन है? नहीं पता। गुप्ता जी का लग्न कौन सा है? गुप्ता जी कौन सा लग्न है आपका? सर सिंह लग्न। सिंह लग्न है। ओके चलो, फिक्स हो गए, मूवेबल हो गए। राधिका जी फिक्स हो गई। स्मिता जी आपका कौन सा लग्न है? तुला। तुला, मूवेबल हो गया। प्रिया जी आपका कुंभ। याद है? कुंभ, फिक्स हो गया। हिमांशु जी आपका कौन सा लग्न है? वृषभ।
वृषभ फिक्स हो गया। शिल्पी जी का डुअल साइन हो गया। वामिका का फिक्स हो गया कुंभ है। चलो आपकी कुंडलियां लगाते हैं और एक एक करके आपकी कुंडलियों पे जरा विचार करते हैं। किसकी लगाएं वैसे पहले कुंडली। चलो, इनकी लगाते हैं। चलो जी, कुंडली दिख रही है आप लोगों को। अब इनकी कुंडली में जो लग्न है वो तुला है, 7 नंबर। तुला लग्न मूवेबल है, 1 4 7 10 मूवेबल साइन है। ठीक है जी। इसका लॉर्ड कौन होता है तुला का? शुक्र। शुक्र। ढूंढो शुक्र कौन सी राशि में है, कहाँ बैठा है, किस राशि में है ये बताइए। मीन राशि में। मीन। वृषभ में भी है। नहीं नहीं, वृषभ में तो चंद्रमा है ना। हमने पहले घर के मालिक को देखना है अभी। हम तो नेचर का विचार कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं पहले घर से? क्योंकि पहला घर ही तो मैं हूँ। फर्स्ट हाउस के बारे में हमने लिखा था ना, मैं स्वयं मेरे बारे में बताएगा। हम्म। तो इसका मालिक है वीनस। वीनस किस में बैठा है? मीन में। मीन राशि में। ठीक है। डिग्री क्या है इसकी? मैं डिग्री यहाँ पे लगा देता हूँ। वीनस की डिग्री दिख रही है आपको कितनी है 4 स्क्रीन? डिग्री। 4 डिग्री। पहले 15 डिग्री तक हमने क्या बोला था? फिक्स साइन है, फिक्स की तरह बिहेव करेगा। तो लगन तो इनका मूवेबल हुआ, लेकिन लग्नेश जो है, जो मालिक है, वो फिक्स हो गया। तो जिद आनी स्टार्ट हो गई है, पहली बात। सूर्य को देखिए, कुंभ में है, फिक्स हो गया। सूर्य कुंभ राशि में है, दिख रहा है आपको? सन SUN यस। 5th हाउस में कुंभ राशि में फिक्स साइन में चला गया है। आत्मा फिक्स हो गई है। चंद्रमा मन को देखिए, वृषभ में है, 2 नंबर में, फिक्स हो गया है। फिक्स। तो इनका जो मूवेबल बना वो सिर्फ लगन बना, 7 नंबर। उसका मालिक, आत्मा और मन, तीनों चीजें कहाँ चली गई हैं? फिक्स हो गई। क्योंकि कुंभ में गया, वृषभ में गया और मीन में पहले 15 डिग्री में गया। इतना क्लियर है? अब क्या ये जिद्दी होंगी कि नहीं होंगी? होंगी। मेजोरिटी ज्यादा है मतलब मेजोरिटी है। ज्यादा हो गई है, हम्म। पहली बात। अब इस जिद से एक तो ये है कि चलो जिद हो गई, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है जिद करने में? काम करने को आप देखोगे तो अच्छा हो गया कि भाई मैंने वर्क प्लेस पे कोई चीज ठानी, मैंने डिसीजन लिया। अब उसमें अगर विपरीत परिस्थितियां भी हैं तो मैं अपना 100% दूंगा और मैं उसको रिजल्ट को करूंगा, क्योंकि मैंने डिसाइड किया। जो मैंने अभी आपको मोदी जी का एग्जांपल दिया। क्लियर होगी बात? लेकिन जब ये रिलेशनशिप में या जब इमोशंस पे बात आएगी तो लेट गो नहीं कर पाएंगे ये। कोई चीज अगर इनको लग जाएगी, कोई चीज इनके किसी ने इनको बोल दी, तो उसको होल्ड कर लेंगी फिर। तो लेट गो करने में इनको समस्या आएगी। अब इसको आप अच्छा कहो बुरा कहो, वो आपको डिसाइड करना है। कुछ जगह ये बहुत अच्छा हो सकता है और कुछ जगह ये काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, वो इनके सेल्फ के। बात क्लियर है? ठीक है जी। चलिए किसकी कुंडली लगाई जाए? लोरी जी की लगा के देखते हैं। फिक्स साइन की लगा दी। अब जरा मूवेबल साइन की लगाएं, लेकिन देखते हैं कि प्लेनेट किधर जाते हैं इनके। चलिए जी, लगन दिख रहा है आपको, 10 नंबर है, मूवेबल साइन है। ठीक है, दिख रहा है, मूवेबल साइन। लग्नेश कौन होता है मकर का? शनि। स्वामी कौन होता है? सैटर्न, शनि। किस राशि में गया है? तुला में, 7 नंबर में, मूवेबल में चला गया। यहां भी मूवमेंट, यहां भी मूवमेंट, जिद अभी नहीं आई है। चंद्रमा 4 नंबर में, मूवेबल साइन में।
सिर्फ एक सूर्य फिक्स साइन में है। क्या बोलोगे आप इनके बारे में? मूव ऑन कर जाते हैं। बहुत लंबी कोई बात इनको परेशान नहीं कर पाएगी, या बिल्कुल ऐसा ये कभी नहीं रह पाएंगे कि जिद बन करके बैठ जाएं और उस बात से ये हटें नहीं। थोड़ी सी इनसे बात होगी, उनके रंग में ढंग जाएंगी, अच्छा चलो ठीक है, चलो यही कर लेते हैं। बात समझ में आई? इनके पास कोई गया, उन्होंने बोला, ये कह रही नहीं मुझे ये नहीं जाना है यहाँ पे, उन्होंने कहा अच्छा नहीं देखो वहां जाएंगे तो ऐसा ऐसा करेंगे कुछ अच्छी, अच्छा चलो ठीक है चल, सॉर्टेड हो गई बात। स्मिता जी नहीं कर पाएंगी भी। उन्होंने अगर डिसाइड किया मुझे नहीं जाना तो वो जिद करेंगी फिर। उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लोरी जी को कन्विंस करना बहुत आसान है। या जिस माहौल में जाएंगी उसमें अपने आप को बदल लेंगी, क्योंकि मोमेंट है ना, वो फिक्स नहीं है, वो अड़ नहीं रहा है अपने पे। वो कह रहा है चलो ठीक है मोमेंट कर लेते हैं। क्लियर है बात? ये तो अभी सिर्फ मैं व्यक्तित्व के लिए बोल रहा हूं, आपके पहले घर की मैं बात कर रहा हूं। इसको हम हर घर में अप्लाई कर सकते हैं, हर घर में अप्लाई कर सकते हैं। चलो एक कुंडली और लगा लेते हैं। किसकी लगाएं? प्रिया जी आपकी लगा ले। चलिए जी, प्रिया जी की कुंडली का बताइए। मैं पूछता हूँ, चलिए आपसे कौन बताएगा? गुप्ता जी आप बताइए। विश्लेषण कीजिए इनकी जरा, फिक्स और मूवमेंट का आपको क्या नजर आता है? सर इनका जो लग्न है वो है अपना 11 11 हो गया कुंभ। जी। कुंभ का स्वामी हो गया शनि, है ना सर? जी। शनि इधर बैठा हुआ है। फिक्स एक साइन। नाम मेष राशि में मेष, बैठा है, हाँ तीसरे मेष घर में। राशि में बैठा हुआ है। जी। मूवेबल। और मेष राशि है मूवेबल, है ना सर? जी। ये हो गया। और इनका जो सूर्य बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है सर, कहाँ पे है? सूर्य एसयू मीन सूर्य ही होगा ना सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ये पांचवें घर में बैठा हुआ है, पांचों पांचवी उसके पांचवी साथ। राशि में बैठा है। पांचवी राशि सिंह के साथ बैठा हुआ है। जी जी, सिंह राशि में है। हाँ, तो सिंह हो गया सर फिक्स। ठीक है। ठीक है सर। और जो इनका सूर्य है चंद्रमा। वो, सॉरी, चंद्रमा बैठा हुआ है सर, चंद्रमा। MO, लगन में बैठा है। वो तो हाँ, वो 11वें कुंभ में बैठा हुआ है सर। ठीक है। हाँ, तो 11वां भी वही हो गया, फिक्स हो गया सर। ठीक है। मन हाँ फिक्स हो गया, आत्मा हाँ फिक्स हो गई, लगन हाँ, फिक्स हो गया, लेकिन लग्नेश मूवेबल में चला गया। मूव में चला अब देखो इसमें, इन तीनों चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है ना, वो लग्नेश ही होता है। उस पर ज्यादा फोकस रखना है। क्यों? क्योंकि वो मेरे बारे में बता रहा है, मेरे बारे में बता रहा है। लेकिन इनके केस में मन भी फिक्स हो रहा है, आत्मा भी फिक्स हो रही है, लगन भी फिक्स हो रहा है, सिर्फ लग्नेश मूवमेंट कर रहा है। तो अब इनकी जो है पर्सनैलिटी बिल्कुल जिद, ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही जिद्दी हो जाएंगी ये, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही, मतलब लोरी जी की तरह एकदम ही लेट गो वाली हो जाएंगी। मिक्सअप रहेगा इनका, तो थोड़ी मिक्स पर्सनैलिटी रहेगा वो। लेकिन फिर भी लेट गो ये कर पाएंगे, क्योंकि लग्नेश मूवमेंट में, मूवेबल साइन में। बताओ जी प्रिया जी, आप अपना कमेंट करो इस पे। ठीक है। ठीक है। और प्रदीप जी, जैसे आपने मेरा वाला देखा, उसमें मेरा भी एक मूवेबल में था और 3 फिक्स्ड में थे, और इनका भी वैसा ही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? दोनों का सेम नेचर रहेगा? नहीं, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको अभी एक लाइन बोली कि लग्न। कि लग्न पे ज्यादा लग्न, फोकस लग्नेश पे, करेंगे? हाँ, पहले घर के मालिक पे ज्यादा फोकस करेंगे। अच्छा। देखो इनका जो पहले घर का स्वामी है प्रिया जी का, वो मेष में चला गया मूवेबल साइन में, लेकिन आपका जो है डुएल में गया, लेकिन पहले 15 डिग्री में था वीनस, तो फिक्स हो गया वो जाके।
तो आपका जो स्वयं का मालिक शुक्र है, जो पहले घर का मालिक है, जो मैं मेरे बारे में बता रहा है, वो फिक्स हो गया है। तो आपका थोड़ा ज्यादा फिक्स है कंपेरेटिव, नहीं आपका तो टोटली फिक्स है ना, मतलब सिर्फ पहले घर में मेष तुला राशि है, सिर्फ इतना ही एक मूवेबल है। लेकिन आप 90% फिक्स की तरफ हो, मतलब मोर देन 90%। उनका नहीं है, उनका थोड़ा 50-50 टाइप का रहेगा मोटा मोटा। तो कर जाएंगी मूव, मतलब ये भी मान ही जाएंगी अल्टीमेटली। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब जो 12 राशियां हैं हमारी, सबसे पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि है। एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने बोला कि लग्नेश जो है ना हम सबसे फर्स्ट नंबर पे देखेंगे, उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या देखेंगे, राशि, मून, सन या डिग्री? चंद्रमा और फिर आत्मा, मन। दूसरे नंबर पे मन। अच्छा, ठीक है। फिर सन? फिर सन। अगर तीनों फिक्स हो गए ना, तो फिर समझो कि उसको अपनी बात से हिलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ओके। बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। मूवेबल है तो आपको 2 मिनट लगेंगे उसको मनाने में, और वो बात भूल भी जाएगा, मतलब इन लोगों के साथ होगा ये, आप देख लेना, वो बहुत ज्यादा होल्ड कर ही नहीं सकते, उनका नेचर है। आप इनको आज आपने लड़ाई कर ली डोरी जी से, मान, फिर 10 दिन बाद ये भूल भी जाएंगी उसको, मतलब आप एक दो बार बोलोगे तो ये अच्छा ठीक है चलो हो गया, इनको खुद नहीं पता है, हो गया होगा चलो। लेकिन अगर फिक्स वाला हुआ ना, तो वो होल्ड कर लेगा चीजों को, वो नहीं भूल पाएगा आसानी से। बहुत, ये इनकी कंप्लेन ये होगी कि मैं लेट गो नहीं कर पाती या नहीं कर पाता। यही ये मेजर कंप्लेन बन जाती है, जब जब कोई नेगेटिव टाइम आपका ऑपरेट करता है, तो उस समय नेगेटिव इंसिडेंट भी होते हैं आपके साथ, उससे बाहर आने में बड़ी मुश्किल होती है फिक्स वालों, क्योंकि वो चीजें होल्ड होती हैं उनके पास। मूवेबल का क्या है, वो अभी क्या है, वो मूवमेंट चल रहा है, वो अपना निकल गई बात, वो भूल भाल गए अपने, फिर आगे दूसरे काम शुरू हो गए। तो मस्त रहना है तो मूवेबल अच्छा है पर्सनल लेवल पे अगर आप देखोगे तो। और वैसे आप देखोगे कि भाई जिद करके कुछ अचीव करना है, तो फिक्स आपको ज्यादा बेहतर करता हुआ दिखेगा। लेकिन फिर अगेन वही बात आएगी, करना अपने नेचर के हिसाब से, अपने नेचर को बदलने की कोशिश नहीं करनी है, भगवान ने कुछ सोच समझ के आपको नेचर दिया। अब मानो किसी के 4th हाउस में मूवेबल साइन है, चौथे घर में। चौथे घर में मूवेबल साइन कब आएगा? जब मूवेबल लगन होगा। मानो किसी का मेष लगन है, तो चौथे घर में कौन सी राशि आएगी? 4 नंबर राशि। फोर्थ। पहले घर में एक, दूसरे घर में दो, तीसरे घर में तीन, चौथे घर में चार। चौथे घर में अगर मूवेबल साइन है, तो और मान लो उसका स्वामी भी मूवेबल में चला गया, तो अगर मेष लगन की आपने कुंडली बनाई, चौथे घर में राशि आई 4 नंबर, उसका स्वामी कौन बनेगा 4 नंबर का? चंद्रमा। चंद्र। राशि का मालिक चंद्रमा। और चंद्रमा भी मान लो 1, 4, 7, 10 किसी भी राशि में चला गया। ठीक है। अब ये क्या कहेगा, इस व्यक्ति के जो घर हैं वो बदलते रहेंगे। मूवमेंट कहाँ आ गया? घर में आ गया। उससे पूछो कितने घर बदले, वो बता देगा आपको कितने बदले हैं, क्योंकि मूवमेंट क्रिएट कर रहा है। 10वें घर में आ गया, तो प्रोफेशन। आप प्रोफेशन या तो बदलता रहेगा, या ऐसा होगा जिसमें ट्रांसफर्स होते रहें, या फिर कुछ ऐसा होगा जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व रहेगी। आप टिक के नहीं बैठ सकते। अगर आप टिक के बैठोगे 10वें घर में मूवेबल साइन लेके एक जगह, तो आप परेशान हो। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है भाई चल, हिल, चल, और वो क्या है, वो चेयर पे बैठ गया है, अब परेशान हो। वहीं पर 10वें घर में अगर 2, 5, 8, 11 में से कोई साइन आ गया, तो वो हिलेगा ही नहीं भाई, उसको काम ही बैठ के करना है, या ऐसा काम करना है जिसमें फिक्स हो चीजें, चेयर डाल के बैठ गए और बैठे हैं पूरा दिन, फिक्स हो गया अपना काम। बच्चों को आपने देखा होगा, कुछ बच्चे तो ऐसे एक जगह बैठ गए भी बैठ गए, कोई परेशान नहीं कर रहे हैं आपको। एक बच्चे वो भी मिलेंगे जो पूरा दिन उधम काटते फिरेंगे, टिक के बैठेंगे ही नहीं। आप कहोगे कि इनके पैरों में ना पहिए लग गए, टिकते ही नहीं एक जगह। वो टिकते इसलिए नहीं क्योंकि 1, 4, 7, 10 लेके बैठे हैं, मूवेबल साइन है, टिकेंगे कैसे? बात समझ में आई?
ये चीजें आप हर कुंडली में, अब जो मैंने आपको बोला कि कुंडलियां आप कलेक्ट करो, जब आप उन पे आप ऑब्जर्व करोगे तब आपको समझ में आएगा। उस घर में राशि देखो, उसका स्वामी देखो, उस घर में राशि देखो, उस घर का स्वामी देखो, तो आपको समझ में आएगा कि मूवमेंट कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी राशि ऐसी, उसका स्वामी ऐसी जगह है। क्लियर है बात? ठीक है। अब हमने काल पुरुष की कुंडली बनाई और पहले घर में मेष राशि आई, तो मेरा जो जन्म हुआ वो लगन से ही हुआ। जन्मा तो मैं लगन से, क्योंकि पहले घर में ही मेरा जन्म होगा, पहले ही घर में मैं हूँ। दूसरे घर में फैमिली मिली, फिर तीसरा घर आया, फिर इस तरीके से पूरी ट्रैवलिंग हुई मेरी, और 12वें घर पे जाके मुझे मोक्ष मिल गया। इस तरीके से ही फिर जन्म हो गया, तो ये सर्कल चलता रहा ऐसे। क्लियर? अब जो पहली राशि है, मेष राशि है, उसका एलिमेंट आपको पता है क्या है? फायर। मूवेबल है, फायर है, मूवेबल है। किसकी राशि है? मंगल की राशि है। कौन सी राशि है? हमारे भचक्र की, जोडियाक की सबसे पहली राशि है। उसका साइन क्या है? आपने उसका साइन देखा होगा। क्या साइन है? मेमना या बकरी या भेड़, उसको जो भी कहोगा वही है। इन चीजों से आपको क्या समझ में आ रहा है? जब फायर एलिमेंट आएगा तो वो क्या कहेगा? अथॉरिटी, पावर, एक्शन। तीनों चीजें हमने पिछली बार डिस्कस की थी। जब फायर एलिमेंट आएगा, अथॉरिटी, पावर, एक्शन। स्वामी कौन है? मंगल। मंगल को हमने क्या कहा? बल, सेनापति। यही कहा था, काल पुरुष कुंडली का बल। और वैसे जो मंत्रिमंडल हमने डिस्कस किया था उसमें सेनापति था। तो मतलब फिर ताकत आ गई, फिर ताकत आ गई। सबसे पहली राशि है, सबसे पहली राशि है, मतलब अभी तो जन्मी है, इमेच्योर राशि है। तो क्या समझ में आया? अच्छा, आप आपको भेड़ का है उसका पता है आपको क्वालिटी क्या होती है? नहीं पता होगा। आपने वो अगर आप सर्च करते ना और थोड़ा उसको गूगल करते तो आपको समझ में आता उसका। फिर आपको वो इन्फ्लुएंस मेष वालों में दिखेगा आपको। क्या होगा इससे? जो मेष राशि के जब सिग्निफिकेंस की बात करोगे, अब मेष राशि में जो भी प्लेनेट जाएगा, देखो घर तो फिक्स हो गया सबके लिए भी। पहला घर लगन हो गया, मेरे बारे में बताएगा। दूसरा घर पैसे के बारे में बताएगा, खाने के बारे में बताएगा, फैमिली के बारे में बताएगा। तीसरा घर ट्रैवल बताएगा, कम्युनिकेशन बताएगा, जो हमने 12 के 12 घरों में लिखे चीजें। और प्लेनेट भी हमने डिस्कस कर लिए भाई, ये पीड़ा का है, ये बल का है, ये ज्ञान का है, ये बुद्धि का है। लेकिन ये काम कैसे करेंगे? काम ये उस प्रकार से करेंगे, रिएक्ट ये उस प्रकार से करेंगे जिस राशि में बैठेंगे। राशि उनके कॉस्ट्यूम का काम करेगी कि आपने पहन क्या रखा है, किस प्रकार से आप रिएक्ट करेगा वो प्लेनेट। मंगल है, मंगल ताकत का कारक है। क्या मंगल 12 की 12 राशियों में एक सा काम करेगा? नहीं करेगा। मेष में अलग प्रकार से काम करेगा, वृषभ में अलग से करेगा, मिथुन में अलग से करेगा, कर्क में अलग से करेगा, मकर में अलग से करेगा। हर राशि में उसका बिहेव करने का तरीका अलग होगा। लेकिन ताकत तो है उसके पास, ताकत तो सब राशियों में दिखाएगा, लेकिन अलग अलग प्रकार से दिखाएगा। वो कैसे पता चलेगा आपको? वो पता चलेगा जिस राशि में वो प्लेनेट है। ठीक है? तो ऐसे समझ लो कि प्लेनेट जो है वो एक्टर है और जो राशि है वो डायरेक्टर है। वो उससे कहेगी कि कैसे काम आपको करना है, कि भाई ऐसे करना है। ठीक है? अब मेष राशि क्या कहती है आपको? मेष राशि ये कहती है कि अथॉरिटी आपको देती है, पावर आपको देती है, एक्शन आपको देती है, इनमेच्योर यानी कि थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर देती है। चाइल्डिश बिहेवियर का मतलब क्या है? प्रॉपर प्लानिंग नहीं करना, एक्शन करना। काम करने से मतलब है, जो होगा फिर बाद में देखा जाएगा। प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेगा, उसको काम दिया वो निपटा के माने। काम दो कर देगा, काम दो कर देगा, काम दो कर देगा, काम दो कर देगा। बात समझ में? यानी कि वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। फिर इसका जो साइन है वो ये भी कहता है आपको कि इन लोगों को सोशलाइज होने की आदत होती है। भेड़ झुंड में चलती है, सोशलाइज, गैदरिंग पसंद होती है।
मेमोरी इनकी शार्प होती है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो जो फायरी साइन होते हैं उनकी जो रेसिस्टेंट पावर होती है, यानी कि किसी भी बीमारी से लड़ने की जो उनकी क्षमता होती है वो सबसे हाई होती है 1-5-9 वालों की, 1-5-9 फायर वालों की। तो क्या होगा, कोई छोटी मोटी बीमारी कुछ नहीं होता, चलो इग्नोर कर देंगे, एक्शन करने के मूड में है, फायर है उनके अंदर। नीचे डाउनवर्ड होते हुए दूसरे नंबर पे अर्थ वालों की, तीसरे नंबर पे एयर वालों की, और सबसे कमजोर जो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनको जल्दी बीमारी होने का खतरा बनता है, वो 4-8-12 जल तत्व वाले, क्योंकि वो सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो जब हम, अब मान लो कि भाई प्रिया जी का लगन था कुंभ। याद है ना आप लोगों को, प्रिया जी का लगन कुंभ था, जिसपे गुप्ता जी ने बताया था। और इनका जो लग्नेश था वो कौन था, शनि। वो किस राशि में था, मेष राशि में था। लग्नेश कौन सी राशि में गया था, मेष राशि में गया था। अब जब मेष राशि में लग्नेश गया है, शनि गया है, तो वो काम कैसे करेगा, एक्शन ओरिएंटेड बना देगा, बनाएगा एक्शन ओरिएंटेड। लाओ काम लाओ, मैं कर दूं, काम लाओ, काम लो खत्म करो, काम लो खत्म करो, जल्दी से काम खत्म होना चाहिए। क्लियर है। क्योंकि वो मेष राशि के, अब उसने जो इनका इनका जो स्वामी है पहले घर का, जो शनि है, उसने किसका चोला ओढ़ लिया है, मेष का। तो वो काम कैसे कर रहा है, मेष के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। जबकि सैटर्न जो होता है वो सबसे स्लो प्लेनेट होता है पूरे हमारे चक्र में, अभी हम लिखेंगे सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट होता है। लेकिन वो आ गया मेष में। अब मेष कह रहा है कि जल्दी करो, और शनि कह रहा है मैं धीरे चलूंगा। इसीलिए शनि मेष राशि में जब जाता है तो परेशान हो जाता है। अब वो इनके एक्शन में जल्दबाजी जरूर डालता होगा। प्रिया जी बताओ जरा, कमेंट करो आप। हाँ ये तो। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि अब उसका नेचर क्या बन गया है, वो मेष राशि में जाके ही फायर की तरह काम करना चाह रहा है। अभी हमने चूंकि प्लेनेट का अभी हमने मूवमेंट नहीं लिखा है, कितने डिग्री मतलब कितनी राशि में कितने दिन कोई रहता है प्लेनेट, और उनका तत्व भी नहीं लिखा है अभी प्लेनेट का। और उच्च के यानी कि पावरफुल या नीच के, जिसको हम एकदम लो पावर में प्लेनेट कहते हैं, वो किस राशि में होता है वो भी अभी नहीं लिखा है। लेकिन मैं बता दूं, शनि मेष राशि में नीच का होता है, कमजोर हो जाता है। वो कमजोर इसीलिए हो जाता है क्योंकि उसके मतलब की वो राशि ही नहीं है, शनि का वो नेचर ही नहीं है। शनि का नेचर है आराम से करना, प्लानिंग करना। आप देखो कालपुरुष कुंडली में 10वें घर में कौन सी राशि है, मकर राशि है। कालपुरुष कुंडली में 10वें घर में मकर राशि है, किसकी है, शनि की। तो कर्म कारक शनि बना, और प्लानिंग के लिए शनि बना, मेहनत करने के लिए। अब वो आपने बैठा दिया किसमें, मंगल की राशि में, मेष राशि में, जिसको फायर चाहिए। अब शनि परेशान हो रहा है। अब वो क्या रिजल्ट देगा, वो इनके इनके कर्मों में, इनकी इनकी लाइफ में, या इनको किस प्रकार का व्यक्ति बनाएगा, फटाफट काम करने वाला, जल्दी जल्दी एक्शन लेने वाला, जल्दी एक्शन लेना पसंद आएगा इनको। वो ठीक भी है इनके लिए, क्योंकि इनका स्वभाव ही वो है। अगर आप इनसे बोलो कि नहीं पहले 2 दिन बैठ के प्लानिंग करो, ये परेशान होंगी फिर उसमें। इनको है भाई काम लाओ करो बात खत्म, ज्यादा उसमें कुछ इफेंट बैठ नहीं चाहिए। करना है करो, नहीं करना है बना कर दो, बस एक तरफ हो, फटाफट। क्लियर है बात। तो ये ज्योतिष जो है ना, आपको पहले तो अपने आप को ही समझने में मदद कर देगा कि हम क्या है। तो दूसरा इनको क्या, जैसे ये जल्दी जल्दी एक्शन करेंगे तो दूसरा क्या बोलेगा, अरे भाई आराम से करो, इतनी जल्दी क्या है, क्यों भागम भाग करती हो। अब उन्हें क्या पता कि भाई इनका तो प्लेनेट ही वो मेष राशि में है ना भाई,
जो बता रहा है उसका होगा किसी में रुके हुए में, स्थिर में होगा, किसी में होगा। बात समझे? दूसरी राशि कौन सी है? वृषभ, टोरस। कौन से घर में आती है? दूसरे घर में। दूसरा घर किस चीज का है? पैसे का, खाने पीने का। साइन किस प्रकार का है? फिक्स। तत्व कौन सा है? अर्थ। और साइन क्या है? ऑक्स, बैल। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपको? अच्छा, आगे बढ़े, एक चीज और लिख लो आप राशियों के बारे में। जो ओड साइन है, ओड साइन पता है? 1, 3, 5, 7, 9, 11। जो ओड साइन है, विषम संख्याएं, जो विषम राशि है, वो मेल साइन होते हैं। मेल यानी कि मैस्कुलिन होते हैं। जो ओड नंबर्स होते हैं वो मैस्कुलिन होते हैं, मेल साइन होते हैं। जो इवन नंबर्स वाली राशियां हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये फेमिनाइन होते हैं। वो क्या होते हैं? फेमिनाइन होते हैं। अब फेमिनाइन होते हैं, तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट किसमें बताया था पर्सनैलिटी के लिए, लगन, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा, अगर ये किसी के इवन नंबर्स में चले गए या मैक्सिमम प्लेनेट इवन नंबर्स में चले गए, ऐसे भी आप उसको देख सकते हो। 9 प्लेनेट है, 9 में से मान लो मैक्सिमम प्लेनेट इवन नंबर में चले गए, और वो किसी मेल की कुंडली है मान लेते हैं, तो वो मेल की कुंडली जरूर है, वो व्यक्ति पुरुष जरूर है, लेकिन उसकी हरकतें या उसका नेचर वो थोड़ा फेमिनाइन होगा। कुछ लोग दिखते हैं ना आपको थोड़े से फेमिनाइन, जिनमें थोड़ा ज्यादा होता है। इसका अपोजिट कर लो, कोई महिला है और उसके मैक्सिमम प्लेनेट या ये तीनों प्लेनेट किस में चले गए? मैस्कुलिन में चले गए, ओड नंबर्स में चले गए। अब उसका वो नेचर कैसा बनाएंगे? स्ट्रॉन्ग नेचर बना देंगे, मैस्कुलिन एनर्जी वाला बना देंगे। तो वो डिसीजन में, अपियरेंस में, उसके हाव भाव में, उसके अंदर वो झलकेगा कि ये महिला जरूर है लेकिन इसकी हरकतें सारी मेल वाली। ये भी आप पता लगा सकते हो, आपको समझ में आएगा कि कोई फेमिनाइन अगर दिख रहा है या उस तरीके से बिहेव कर रहा है तो क्यों कर रहा है। और अगर कोई महिला मेल की तरह बिहेव कर रही है, उस प्रकार की उसका नेचर है या उस प्रकार की उसकी काबिलियत है, तो वो क्यों है, कहाँ से दिख रही है आपको, वो भी चार्ट आपको बता देगा। क्लियर है? 2 नंबर पे वापसी आ जाते हैं। अब ये जो मेल साइन होते हैं, मेल साइन, ये आपको इंडिपेंडेंट बनाते हैं। जो आपका नेचर होगा वो मोर इंडिपेंडेंट होगा, आपको इंडिपेंडेंट रहना पसंद होगा, डिसीजन लेना पसंद होगा। जो फेमिनाइन है वो थोड़ा सा डिपेंडेंट बनाते हैं, चाहे वो इमोशनली बनाए और चाहे वो किसी और प्रकार से, यानी कि डिसीजन लेने में, या आपको हमेशा लगे कि कोई मेरे साथ हो, तो उस प्रकार से थोड़ा सा डिपेंडेबल बनाते हैं, डिपेंडेंसी बढ़ा देते हैं। अब इनका लग्नेश तो मेष उसमें है, मेल में, प्रिया जी का मेष राशि में है ना, तो उनके नेचर में झलकेगा। बाकी प्लेनेट ने भी अगर सपोर्ट किया तो और झलकेगा, तो बोल्ड पर्सनैलिटी बना देंगे। क्या कहते हो प्रिया जी? अब ये तो पता नहीं सर। अच्छा, पता नहीं, ओके। ठीक है, देख लेंगे अभी कुंडली जब और चर्चा करेंगे। अब दूसरे नंबर पे हम आए थे वृषभ राशि पे। तो वृषभ राशि फेमिनाइन एंटिटी, ये आप कनेक्ट कर लेना, दूसरे घर की है तो पैसा। अर्थ एलिमेंट भी क्या बताता है आपको? प्रैक्टिकल, जो हमने लिखा था प्रैक्टिकल बनाएगा, और पैसे के लिए कैलकुलेटिव भी बनाएगा। तो इनके लिए मेन चीज क्या हो जाएगी 2 नंबर वालों के लिए? भाई कुछ हो ना हो, पैसा होना जरूरी है। पैसा अगर होता है तो सब चीजें मैनेज हो जाती हैं, हेल्थ भी मैनेज हो जाएगी, रिश्ते भी मैनेज हो जाएंगे, सब कुछ। मतलब फोकस कहाँ जा रहा है? 2 नंबर पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि पैसे को बता रही है, ऊपर से अर्थ एलिमेंट भी। बात कनेक्ट हो रही है आपको? अब ये राशि किसकी है? वीनस की। वीनस फिर अगेन से धन को बताता है, दूसरा घर भी धन बता रहा है, वीनस यानी कि शुक्र की राशि है, वो भी धन बता रही है।
तो इनके लिए हमेशा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। इसका साइन क्या है? बैल। तो क्या बनाएगी? मेहनती, मेहनत करने वाला। काम दे दो, पूरी अपनी जान लगा देंगे उसको कंप्लीट करने में। ठीक है। एपियरेंस में कैसे दिखेंगे वृषभ वाले? खासकर उनके जो ये कंधे होते हैं ना, शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड होते हैं, ये मजबूत होते हैं। क्लियर है? एक चीज और करती है वृषभ राशि, दूसरा घर हमारी बोलचाल का भी है, तीसरा घर कम्युनिकेशन का है, लेकिन आप किस प्रकार के शब्द यूज करते हैं, आपकी वाणी किस प्रकार की है, वो दूसरा घर बताता है। तो आप वृषभ राशि में एक चीज देखोगे, सबसे ज्यादा जो बोलने वाली राशि है ना, वो वृषभ राशि है। बोलने वाली मतलब जिनको बातचीत करना अच्छा लगता है, वृषभ 2 नंबर। क्लियर है? तो आप देख लें अपनी अपनी कुंडलियों पे, पड़ोसियों की पे, और कौन सी ज्यादा बोलती है। 3 नंबर भी खूब बातचीत करना उनको पसंद होता है, क्योंकि वो तो है ही कम्युनिकेशन की राशि। अब आ जाओ जी तीसरी पे। तीसरी राशि कौन से घर में आती है? तीसरे घर में। तीसरा घर किस चीज का है? कम्युनिकेशन का। उसका साइन क्या है? 2 फीमेल खड़ी हैं, चिट चैट कर रही हैं। तो अगेन इनको क्या पसंद होगा? बात करना, कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन में अच्छे भी होते हैं ये लोग। क्लियर है? अब किसी का मान लो कॉम्बिनेशन बना 2 और 3 का। कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है? मान लो लगन हो गया 2 नंबर का, और राशि यानी कि जिसमें चंद्रमा बैठा होगा वो 3 नंबर हो गया। ये बोलता बोलता व्यक्ति चुप नहीं होगा। कुछ लोग होते हैं ना, आप चुप नहीं करा सकते उनको, और अगर चुप करा दोगे तो वो परेशान हो जाएंगे। बात समझ में? 4 नंबर राशि चौथे घर में आ गई, वाटर एलिमेंट है, चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा को माँ भी कहते हैं। लिखा था क्या हमने? शायद नहीं लिखा था। नहीं लिखा, नहीं लिखा तो लिख लो। सूर्य पिता है, चंद्रमा माँ है। चंद्रमा मन भी है और चंद्रमा माँ भी है। अब एक तो ये कौन सी राशि है? वाटर एलिमेंट की है। वाटर एलिमेंट की जितनी भी राशियां हैं वो सेंसिटिव होती है। क्या होती है? सेंसिटिव होती है, इमोशनल होती है। इनकी विशेषता क्या है? इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। इनको हमेशा इंट्यूट हो जाता है, पूर्वाभास हो जाता है। कुछ घटना घटित होने से पहले इनको समझ में आता है कि कुछ होने वाला है। गट फीलिंग इनकी बहुत स्ट्रांग होती है। किसकी? 4, 8, 12 तीनों ही जल तत्व। क्लियर है? तो एक तो 4 नंबर वाले की क्या अच्छी हो गई? गट फीलिंग अच्छी हो गई। लेकिन सेंसिटिव भी हो जाते हैं ये। इनको बात किस समय कौन सी लग जाएगी वो आपको पता भी नहीं चलेगा। बात हर्ट जल्दी कर जाएगी। सेंसिटिव है ना, सेंसिटिव है, लेकिन गट फीलिंग अच्छी है। दूसरा क्या है? ये केयरिंग होते हैं। 4 नंबर वाले क्या होते हैं? केयरिंग। दूसरों की केयर करना अच्छे से जानते हैं, कैसे केयर की जाती है। क्यों? किसकी है? चंद्रमा की है, माता की राशि है। और कौन से घर में आती है? चौथे घर में। चौथा घर किस चीज का है? माता का ही है, घर का है। तो 4 नंबर वालों की जो विशेषता है वो केयर करने की है, सेंसिटिव है। अब उसी चीज को इनको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी मानना चाहिए, कि गट फीलिंग जो हो इनकी उसी पे इनको विश्वास करना चाहिए। अगर ये किसी काम को करना चाहते हैं और इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही है कि कर लो, तो कर लो। कोई उसमें कैलकुलेशन की आपको जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन की किसको जरूरत है? 2 नंबर वालों को जरूरत है।
3 नंबर वालों को जरूरत है, क्योंकि 2 नंबर किसका है, प्रैक्टिकल है वो, उसको सारे प्लस माइनस देखने पड़ेंगे कि भाई क्या पैसा लगाऊंगा, क्या रिटर्न आएगी, कितना उसका इंटरेस्ट जाएगा, कैसी ईएमआई जाएंगी, कैसे वर्किंग होगी, जो कुछ भी है वो सारी कैलकुलेशंस उसको लगानी है, क्योंकि 2 नंबर है, प्रैक्टिकल अप्रोच है उसकी। 3 नंबर वालों को इंटेलिजेंट वे में, तो उसको भी आप समहाउ उसी के आसपास देख सकते हो, लेकिन 1 नंबर वाला पहली नजर में समझ आ गया तो कर लो, नहीं आया तो मना कर दो, बात खत्म। 4 नंबर वाले को क्या करना है, अगर इंट्यूशन मेरा मन कह रहा है तो कर लो, नहीं कह रहा, कोई कुछ भी कहता रहे, प्लस माइनस गिनाता रहे, बिल्कुल नहीं करना। अपनी इंट्यूशन पे विश्वास करो। 2 नंबर वाले के चक्कर में मत पड़ो, आप 3 नंबर वाले के चक्कर में मत पड़ो, उनके चक्कर में पड़ोगे तो क्योंकि आप वो हो ही नहीं, तो आप उनके जैसा कर भी नहीं सकते, आप जो हो वो रहो। किसी रिलेशनशिप में हो आप, आपको लग रहा है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, बाहर हो जाओ, इमिडिएटली बाहर हो जाओ, कोई कैलकुलेशन लगाने की जरूरत नहीं। आपको लग रहा है ये अच्छा है, उसमें रहो। लेकिन 4 नंबर वालों के साथ उस इमोशंस के साथ एक चीज और होती है। एक तो 4 नंबर क्या है, फेमिनाइन भी है ना, जो हमने अभी लिखा, माता का भी हो गया, मन का भी हो गया, वॉटर भी हो गया, चारों तरफ से ये तो ऐसा हो गया कि सॉफ्ट 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 उस तरीके की फीलिंग आ गई। तो इनको हमेशा एक पर्सन ऐसा चाहिए जो इनकी पीठ थपथपाता रहे, कोई नहीं मैं खड़ा हूँ, बढ़िया है, कोई नहीं मैं खड़ा हूँ, बढ़िया है। इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है इनको बहुत ज्यादा, इनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होगा। कभी भी देखना आप इनको, 4 नंबर वाले, बॉडी थोड़ी फैटी मिलेगी आपको वैसे तो, अधिकतर केस में वाटर साइन में बॉडी में थोड़ा फैट अमूमन दिखता ही है अगर वाटर साइन है। फायर वालों की सबसे जल्दी स्लिम होने के चांस होते हैं, और बेस्ट फिगर होता है कुंभ का। अगर कुंभ राशि डोमिनेट कर रही है आपको तो बेस्ट होगा। अमिताभ बच्चन है ना, इतना अभी कभी देखा है आपने फैट अमिताभ बच्चन के? प्रिया जी की भी है, बस चंद्रमा लगन में बैठा है। चलो 5 नंबर, 5 नंबर से क्या समझ में आता है, सूर्य की राशि है, फायर एलिमेंट है, अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, हुक्म चलाना, किसकी है, लायन। जंगल का राजा कौन, शेर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल बहुत अच्छी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल अच्छी होती है, इनको अथॉरिटी में रहकर काम करवाना आता है, लेकिन ये दूसरे के काम में इंटरफेयर करते नहीं और अपने काम में इंटरफेयर चाहते नहीं। बात समझे, अपना काम किया, बस ठीक है, ना इंटरफेयर करो, ना इंटरफेयर करेंगे। राजा को देखा है ना आपने, शेर को देखा है ना, शिकार करेगा, अपने गुफा में चला जाएगा, काम मिलेगा अपना काम करेगा, अपनी गुफा में जाके बैठेगा। पावर पोजीशन इनको पसंद, पावर पोजीशन, फेम, नेम, सूर्य, वो मतलब राजाओं वाले सारे इनमें आपको गुण दिखेंगे। फायर होती है, काम मेहनती भी होते हैं, फटाफट कर भी लेंगे जब काम मिलेगा। 6 नंबर राशि कौन से घर में आएगी, छठे घर में, कॉम्पिटिटिव बना देगी आप। छठा घर कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिटिव बना देगी। सबसे ज्यादा फाइनेंस की अगर कोई कैलकुलेशन करता है तो वो कन्या वाला करता है, वृषभ से भी ज्यादा करता है, देख लेना आप इसको। कन्या वाला अगर दिन में 10 बार ये ना पूछे क्या प्रॉफिट क्या नुकसान तो बेकार है, उसको मजा ही तो उस चीज प्रदीप में। जी, आपने सिक्स्थ हाउस का ऋण रोग शत्रु बताया था। हाँ जी, हाँ जी, कंपटीशन भी है। अच्छा। अभी तो बहुत कुछ है, अभी आप जैसे मैं राशियों पे बोल रहा हूँ लिखते जाओ, अभी तो घरों पे हम आएंगे ना वापसी घूम फिर के। एक दिन में पूरे 12 घर हो जाएंगे, वही बहुत बड़ी बात है जब हम पूरे विस्तृत करेंगे तो। ठीक है, तो क्या कह रहे, हाँ, 6 नंबर राशि कन्या राशि है, हाईली कॉम्पिटेटिव,
जब तक इनको कंपटीशन नहीं मिलता तब तक इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं होता। मतलब इनको जहां पे कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट मिलेगा वहां पे ये सबसे अच्छा करके दिखाएंगे। अगर इनको कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तो ये कुछ नहीं करेंगे। ये इनको हमेशा, मतलब अगर ये मान लो सेल्स में है और इनको किसी ने बोल दिया भाई 100 करोड़ करना है तो करेंगे, और अगर बॉस मिल गया या किसी ने इनको बोला ही नहीं, फिर इनका पोटेंशियल यूज ही नहीं होगा। मतलब जब इनसे कहने के लिए, कुछ करने के लिए कहा जाएगा और चैलेंज इनको दिया जाएगा तो उसको जरूर करेंगे, पूरा एफर्ट लगा देंगे। कॉमर्स एक्टिविटी यानी कि कैलकुलेशन करने में इनको बहुत मजा आता है। प्रॉफिट लॉस में बेसिकली कैलकुलेशन के, इनको पैसे की बात करने में मजा आता है। कितना पैसा लगेगा, जैसे मान लो इनको किसी किसी ट्रिप पे जाना है, इतनी कैलकुलेशन लगा देंगे ये, उसका पूरा हिसाब जब तक ये जोड़ने लेंगे ना, उसका जाने से पहले भी और आने के बाद भी, तब तक इनको सुकून नहीं आएगा। कितना टोल देंगे, कितना डीजल भरेगा, कितना ये होगा, कितना खाया जाएगा, कितना स्टे में जाएगा, फिर वो वापसी क्या होगा, फिर एक पे कितना आएगा, दो पे कितना आएगा, अच्छा और क्या जुड़ सकता है, और कहाँ से कट हो सकता है, पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो आपको अगर कैलकुलेशन करानी है तो आप इनसे मिलना। अगर आपको नई कैलकुलेशन समझ में आ रही, कन्या वालों से संपर्क करो, वो आपको पूरी कैलकुलेशन बता देंगे। कैलकुलेटिव होते हैं। दूसरा, हाउस होल्ड में भी अच्छे होते हैं ये, हाउस होल्ड वर्क में। तो अगर कोई मेल है कन्या लगन का या कन्या राशि है उसकी, तो जनरली आप इनको देखोगे ये घर के कुछ कामों में हाथ बटा देते हैं, या कुछ काम जब करते हैं तो बड़े अच्छे से करते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बातें। 7 नंबर राशि तुला, बुध शुक्र की है, वीनस की है, तो धन भी हो गया। कालपुरुष कुंडली में कौन से घर में आती है, 7वें घर में। 7वां घर किसका है, बिजनेस का। स्पाउस का भी है, बिजनेस का भी है। बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट लॉस, पैसा। तुला का अगर आप साइन देखोगे तो तराजू है, तराजू है। वो इस बात का इंडिकेट करती है कि आपको, तुला वाले जनरली जो भी होंगे वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं हमेशा चीजों को। बैलेंस मतलब जो उनका नेचर होता है वो बहुत बैलेंसिंग होता है। घर की बात घर पे, ऑफिस की बात ऑफिस में, ऐसा करेंगे। बहुत न्यायप्रिय टाइप के होते हैं, मतलब कुछ किसी के साथ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ मैं इतना काम करूं तो इतना मुझे मिले, या मैं, मतलब हर जगह वो कोशिश ये करते हैं कि बैलेंस किया जाए चीजों को। बैलेंस करने में उनको बड़े मजा आता है। दूसरा, मूवेबल साइन है, ये तो चलो हो गया। तत्व कौन सा है, एयर है, एयर है ना, इंटेलेक्ट साइन है। और बिजनेस, अच्छा तुला लगन हो या तुला राशि हो, ये जीवन में अधिकतर समय आप देखोगे कि बिजनेस ये जरूर करना चाहते हैं, और अधिकतर समय आप इनको पाओगे कि ये बिजनेस में इन्वॉल्व हो भी जाते हैं। कभी भी देखना तुम, तुला वालों को खासकर, लग्न हो या राशि, उनका झुकाव बिजनेस की तरफ जरूर आता है। क्यों, क्योंकि वो राशि कौन से घर की है, 7वें घर की है। इसलिए उनके मन में एक टेंडेंसी ये डेवलप हो जाती है कि मुझे बिजनेस करना है। 7वां घर रिटेल का भी होता है। रिटेल का मतलब कि हमारे सामने वाले का होता है, जिससे हम डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैं आपसे कर रहा हूं तो आप मेरे लिए, मेरा 7th हाउस हो, अगर मैं लग्न, अगर आप लग्न अपने आप को मान रहे हो तो मैं आपके लिए 7th हाउस हूँ। तो डेली इंटरेक्शन का है, या जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने वाला व्यक्ति होता है वो 7th हाउस बनता है। तो इसलिए जो तुला वाले होते हैं इनको कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है, और ये सेल्स एंड मार्केटिंग में बड़े अच्छे काम करते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। क्लियर है। 8 नंबर राशि वृश्चिक, कौन से घर में है, 8वें घर में, गुप्त घर में। तो क्या बनाएगी, थोड़ा सा आपको सीक्रेटिव बनाएगी। और अगर आप सीक्रेटिव नहीं हो तो मतलब आप अपने नेचर के खिलाफ काम कर रहे हो, क्योंकि आपका नेचर है सीक्रेटिव होना।
क्योंकि 8 नंबर की राशि है। रिसर्च ओरिएंटेड बनाएगी। 8वें घर में क्या आती है? रिसर्च। फिक्स साइन है। बैठ के घंटों घंटों कई बहुत लंबे समय तक पढ़ना लिखना काम करना रिसर्च करना, ये उसकी टेंडेंसी है। तो वो करना है या करते हैं। तो जितने भी डीप रिसर्च सब्जेक्ट है या जितनी भी बहुत गहराई से सोचने की जहां जरूरत पड़ती है, उसमें वृश्चिक वाले बहुत अच्छे से करते हैं। क्लियर? बाकी वाटर एलिमेंट है तो सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं सेंसिटिव। इमोशनल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिक्स साइन है तो जिद भी देगा, इंट्यूटिव भी बनाएगा, मेहनत भी करवाएगा, रिसर्च भी करवाएगा। क्लियर है? 9 नंबर फायर एलिमेंट है, एक्शन बना देगा। गुरु की राशि है और 9वें घर की राशि है। गुरु की राशि है बृहस्पति की और 9वें घर की राशि है। 9वां घर क्या है? धर्म है आपका, नैतिकता है आपकी। तो धनु वाले फटाफट काम करो। इसका जो साइन है, हाथ में धनुष बाण लिए हुए आधा घोड़ा आधा मानव वाला व्यक्ति है। मतलब उसके पैरों की तरफ जो है वो घोड़ा है और जो सिर है वो मनुष्य का है और हाथ में तीर कमान है। तो मतलब एक समय पे एक कार्य, एक समय पर एक कार्य, एक ही जगह निशाना लगेगा तीर का। जब एक हो जाएगा फिर दूसरी जगह लगेगा। एक को मारा अब दूसरे को मारा, ऐसे ही लगेंगे ना तीर के निशाने। पहले एक टारगेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। धनु वाले नैतिकता इन जनरल आपको दिखेगा कि मेंटेन करते हैं या दूसरों का भला करने की कोशिश करते रहते हैं। धनु का ये बेसिक वो है। तो आपको दिखेंगे कि थोड़े धार्मिक टाइप के होंगे, दूसरों का भला करेंगे, थोड़ा ज्ञान भी देंगे क्योंकि गुरु की राशि है, ज्ञान बांटना अच्छा लगेगा इनको। जल्दी जल्दी कर्म भी करेंगे, एक काम एक समय पे एक काम करेंगे। ये इनका बेसिक नेचर। 10 नंबर मकर राशि किसकी है? शनि की। इसका साइन क्या है? साइन पता है इसका क्या है मकर का? हाफ गोट और नीचे बकरा फिश। बकरा बकरा सर। नहीं, सी बकरा फूड। इसमें, बकरे को काट दो, मगरमच्छ होता है इसका ओरिजिनल साइन। ओके। ठीक है। मगरमच्छ की खासियत पता है आपको क्या होती है? सर शांत रहता है, सोता रहता है एक जगह। सोता रहता है, आलस। आलस। आलसी होता है, समुद्र से निकला और बाहर धूप में पड़ा रहता है, लेकिन जब उसको शिकार दिखता है उसको झपट लेता है। मतलब जब इनको आप कोई टारगेट दे दोगे, काम दे दोगे, उसको ये टाइम से कर देंगे। अदरवाइज इनसे ज्यादा लेजी कोई नहीं हो सकता। क्या ख्याल है लोरी जी आपका? अच्छा है। ऐसा ही होता है। ठीक है। दूसरा, इनका जो दिन एक्टिव होता है ना, मकर वालों का, वो दोपहर के बाद होता है। इनके अंदर जो एनर्जी आती है ना एक्चुअल में, वो 2 बजे के बाद आती है। और कब तक रहती है? फिर रात को 2-3 बजे तक आप इनसे काम करा लो, कोई दिक्कत नहीं। जितना दिन ढलता जाएगा उतनी इनके अंदर एनर्जी आती जाएगी। अब इसको, अब मान लो ऐसा कोई बच्चा है, वो पढ़ता है और उसके पिताजी जो है मान लो किसी दूसरे लगन के हैं, धनु के मान लो या गुरु मतलब मेष के मान लो। वो क्या कहेंगे? भाई सुबह उठ, सुबह 4 बजे पढ़। अब उसका उसका क्या नेचर कह रहा है? अब मुझे तो नींद ही मेरी 2 बजे उतरती है, मुझे रात को पढ़ना है। अब हो रहा है युद्ध। प्रदीप जी, मैंने पूरे अपने स्कूल टाइम में पूरी रात भर पढ़ते पढ़ते एग्जाम देने जाती थी, फिर एग्जाम से आने के बाद सोती थी मैं। तो ये बिल्कुल फैक्ट है। तो अब अगर मकर वाला बच्चा है तो भाई उसको बोलो नहीं, तू 10 बजे तक आराम से सो, फिर उसके बाद पढ़ और पूरी रात पढ़। भाई जो उसका नेचर है उसको करने दो, अपना ज्ञान मत लगाओ उसको। क्योंकि आपका नेचर है तो आप सोच रहे हो कि मैं भी उसको ऐसा ही कर दूं, तो नहीं कर पाओगे, वरना वो अपना अच्छा रिजल्ट कर ही नहीं पाएगा। अगर उसको आपने ये लिबर्टी नहीं दी जिस समय उसका मन अच्छा चल रहा है, जिस समय उसके अंदर एनर्जी है,
वो काम नहीं कर पाएगा। अगर वो सुबह 5 बजे उठ भी जाएगा ना, तो 2 बजे तक वो नींद के झूठे झूठे ही खाता रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। वो अपना बहुत अच्छे से कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इनको देखो आप, ये लेजी होंगे, लेकिन जब काम दे दोगे उसमें लेजी नहीं होते। अगर आपने बोल दिया कि ये काम करना है, फिर कर दे, फिर कोई लेजी उजी कुछ नहीं। फिर भले से सुबह 4 बजे भी जाना हो तो चले जाए, अगर कोई गोल मिल गया है। अगर नहीं मिला है, बस फिर तो पड़े रहो आराम से मगरमच्छ की तरह। ठीक है। बाकी मेहनती होंगे, प्रोफेशनल लाइफ इनको अच्छी लगती है, क्योंकि 10वें घर की राशि है, तो मेहनत तो इनको करनी ही पड़ती है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलेगा इनको, करनी ही पड़ेगी। 11 नंबर, कुंभ राशि। इसका साइन पता है क्या है? घड़ा। घड़े में भी एक महिला या पुरुष जो भी है वो ऐसे उसको पलट रहा है। तो ये जो राशि होती है, ये होती है परोपकार की, दूसरों की भलाई की, चैरिटी की। तो इनको क्या अच्छा लगता है? दूसरों की भलाई करना, दूसरों के लिए कर्म करना। बहुत सोशलाइज भी होते हैं। 11वें घर की राशि है। 11वां घर किस चीज का है? आपके फ्रेंड सर्कल का है। सोशलाइज भी होते हैं। और अगर ये भलाई नहीं कर रहे हैं, ये सोशलाइज भी नहीं है, ये मिलजुल भी नहीं रहे, तो क्या होगा? खुद परेशान होंगे। तो क्या करना है? भलाई करते रहना है, सोशलाइज होते रहना है, मतलब मीटअप्स करते रहते हैं, दोस्तों से मिलो, या जो भी आपका सर्कल है वो एक्टिव रहना चाहिए। बाकी इंटेलिजेंट साइन है, क्योंकि एरी है, इंटेलिजेंट होते हैं। कुंभ के साथ ना एक समस्या होती है, ये थोड़े से अ, बड़ी, ये ना एक तो अपनी बातें ना दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, कुंभ वाले। ये अपनी बातें अपने अंदर छुपाते हैं। वृश्चिक भी छुपाता है, लेकिन वृश्चिक के अंदर को कैपेबिलिटी है, क्योंकि वो साइन ही 8वें घर का है। तो उसकी नॉर्मल नेचुरल टेंडेंसी है। लेकिन 11वीं जो राशि है कुंभ, ये भी चीजों को छुपाने की कोशिश करते हैं, या इनको बहुत जल्दी चीजें ना हर्ट भी करती हैं, दिल पे ले लेते हैं ये बातों को, और फिर उसको ये बताते हैं, और उससे इनको प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कंप्लेन आपको मिलेंगी रिलेशनशिप में, कुंभ वालों से। कुंभ वालों की आप बात सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है प्रिया जी, तो दिल पे बातें नहीं लेनी सही। आपको। बिल्कुल। 12 नंबर, 12 नंबर राशि है मीन। तो जल तत्व है, सेंसिटिव है, इंट्यूटिव है, सारी चीजों को संभालते हैं। सबसे लास्ट राशि है, सबसे ज्यादा मैच्योर लगन, बहुत मैच्योर होते हैं मीन वाले। बॉडी थोड़ी सी इनकी अनइवन होती है, मतलब आपको अलग से पता चल जाएगा, कहीं से फैल गए, किसी कहीं से छोटे, मतलब थोड़े अनइवन होते हैं। जैसे वो तनु वेट्स मनु का है ना, कि ये आदमी अदरक की तरफ बढ़ रहा है, उस तरह की बॉडी हो जाती है मीन की अधिकतर केसेस में। क्लियर है? राशि समझ में आई है आपको? अब कैसे कैसे आप इनको कनेक्ट कर सकते हो, ये मुद्दा है। कनेक्ट भी करनी है ना ये राशि। बहुत सारी चीजें एक साथ याद रखनी है। नहीं, ये तो मजा आने लगेगा, सब याद हो जाती है, अभी लग रहा है। ये तब तक लगेगा जब तक कि 5 7 8 क्लास नहीं हो, 5 5 6 क्लास नहीं हो जाएंगे, जब तक आप इन वर्ड से फैमिलियर नहीं हो जाओगे। एक बार जहाँ प्लैनेट से फैमिलियर हो गए, राशियों से हो गए, उनके तत्व आपको कुछ कुछ चीजें पकड़ में आने लगी, फिर वो कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अभी तो ये पहली बार आप जीवन में तो सुन रहे हो, तो टफ तो लगेगा ही। आप समझो ना कि ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते, नर्सरी से हम पढ़ते हैं, एलकेजी यूकेजी क्या क्या पढ़ के जाते हैं वहां तक, तब हमारा बेस बनता है। यहाँ पहले दिन ही सारी चीजें एक साथ आ, लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी। बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, या आपका डिवोशन होना चाहिए। ज्योतिष आपको खुद सिखा देता है, ये खूबसूरती है ज्योतिष की। मैं आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आप नोटिस कर लेना, अगर आप ज्योतिष को आप मान रहे हो, और आपने ज्योतिष से आपको लगाव हो गया, प्रेम हो गया आपको ज्योतिष से, और रिवर्स में अगर ज्योतिष ने आपको पकड़ लिया है, आपके डेडिकेशन को, मतलब वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। मैं ये आपको 100% बोलूंगा, जो आप आज पढ़ोगे
और कल आप किसी से कुंडली मांगोगे, आपको कुंडली वही मिलेगी जो आप चाहते हो। मतलब आपने मान लो, अभी तो हम बहुत बेसिक पढ़ रहे हैं, और चलो इतना ही, इतना जो हमने पिया अभी तक किया राशियां, आपने किसी से कुंडली मांगी, आपने किसी को बोला मैं ज्योतिष सीख रहा हूँ, अपनी कुंडली बताओ, उसने बता दी, और आपने कुछ कुंडली में कुछ देखा आपको और आपने बोला, आप वही बोलोगे, वही समझ में आएगा, और वही सामने वाले की प्रॉब्लम निकलेगी जो आपने पढ़ा है सब। ये ज्योतिष की खूब, जिस दिन ज्योतिष आपका हाथ पकड़ेगा, आपके पास क्लाइंट ही वो आएगा जो आप जानते हो, कोई और आएगा ही। कभी भी नोटिस कर लेना आप इस चीज को। जब आप करोगे ना आगे, जब हम जब और भी काफी कुछ योग पढ़ेंगे और ये सब चीजें पढ़ेंगे, जैसे हम साढ़े साती पढ़ते हैं, तो जैसे मान लो मैंने आपको साढ़े साती समझाई, ढैया बताई, और जब आप लोगों से कुंडली मांगोगे तो आपको मिलेगा कि सारी कुंडलियां वही आ रही जिनकी साढ़े साती ढैया चल रही है। तो ये क्या हुआ, हमने पढ़ा कि लग्नेश की स्थिति तीसरे घर में ये होती है, तो आपने कुंडलियां मांगी तो आपको पता चला ये तो वही कनेक्शन बन रहा है। वो कौन भेज रहा है, वो कुदरत आपके पास भेज रही है कि भाई ये देखो काम कर रही है ये चीजें। और नए ज्योतिषी की प्रोडिक्शन बहुत हिट होती है, फटाफट फिर बैठते हैं। फिर ज्योतिष थोड़ा सा एट्थ हाउस को और जागृत करता है कि थोड़ा रिसर्च करना है, आप थोड़ा सा झटका देगा फिर कि ज्ञान को बढ़ाओ, रिसर्च करो, फिर आप और रिसर्च करोगे, फिर आपके पास वही भेजेगा रिसर्च करने के लिए क्लाइंट को, फिर हल्का सा झटका देगा। आठवां घर क्या है, रिसर्च है ना, तो कंटिन्यूटी आपकी रिसर्च चलती रहेगी पूरे जीवन। समझे राधिका जी, नींद भी आती है कभी कभी। तो अब जी कनेक्ट कैसे करें इन राशियों को, वो आपके साथ एग्जाम्पल लगाते हैं, ठीक है। किसका लगाएं बताइए जी। चलो जी, कुंडली सामने लगी हुई है, इसी कुंडली पे कर ले। इसमें आठवीं राशि में कौन सा प्लेनेट लिखा हुआ दिख रहा है? आठवीं राशि में, वृश्चिक राशि में कौन सा प्लेनेट दिख रहा है? गुरु। गुरु। जुपिटर। 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 दूसरे घर में आठवीं राशि है, और प्लेनेट कौन सा है उसमें? बृहस्पति है। कौन कौन से घरों का मालिक है? 9 और 12। घर बताइए, घर। तीसरे और 3 और 6। छठे। हम्म, तीसरे और छठे। तीसरे और छठे। छठा घर नौकरी का भी होता है, लिखा था क्या आपने? नहीं लिखा तो लिख लो, नौकरी का भी होता है, ठीक है। ऋण रोग शत्रु, नौकरी, डेली रूटीन। तो इनका छठे घर का स्वामी, सिक्स्थ लॉर्ड, वृश्चिक राशि में चल रहा है। वृश्चिक राशि कौन से घर की राशि है? आठवीं राशि है, आठवें घर की। नहीं नहीं समझ में आया प्रदीप जी, एक बार वापस से रिपीट करेंगे आप? हाँ, आपके छठे घर का स्वामी कौन है? सिक्स्थ हाउस का। सिक्स्थ हाउस में राशि कौन सी है ये बताओ पहले। वीनस। सिक्स्थ हाउस में राशि कौन सी है? 12 नंबर राशि है, मंग मीन राशि हाँ। है। हम्म। प्लेनेट है, ग्रह जो है वहां पर जो प्लेनेट है वो मंगल और वीनस है। हम्म। हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं छठे घर के मालिक की। वहां बैठा कौन है हम उसकी बात नहीं कर रहे, कौन टेनेंट है, कौन आ गया है वहां पर, उसकी बात नहीं कर रहे। तो छठे घर का जो मालिक है वो बृहस्पति है, ठीक है, क्योंकि वहां पे मीन राशि है, और मीन राशि का मालिक होता है गुरु। गुरु जो है वो वृश्चिक राशि में बैठा है, ठीक है। बृहस्पति, जे यू जुपिटर जो है वो वृश्चिक राशि में बैठा है। इतना बात समझ में आई आपको? छठे घर का स्वामी बृहस्पति दूसरे घर में वृश्चिक राशि में बैठा है, ये बात समझ में आती है? नहीं आ रही तो हम्म। पूछ लो, भैया अगर नहीं आ रही तो पूछ सकते हो। कोई इसमें घबराने वाली या शर्माने वाली बात नहीं। आप जो बोल रहे हैं कि छठे हाउस का आ,
मालिक या स्वामी या लॉर्ड। मालिक। मालिक छठे घर का मालिक कैसे आपने फाइंड आउट किया? छठे घर में राशि कौन सी है? छठे घर में मंगल है। नहीं नहीं, राशि कौन सी है? मंगल तो ग्रह है ना, ग्रह और राशि अलग अलग चीजें। कन्या। नहीं नहीं नहीं, छठी राशि कन्या होती है छठे घर में। देखो, ये पहला घर है जहां पे 7 नंबर लिखा हुआ है, हम्म। दूसरा, दो, तीन, चार, पाँच, छह। राशि मीन है। मीन है। हम्म। मीन का मालिक हम्म। कौन होता है? जुपिटर। गुरु। गुरु। हम्म। गुरु कहाँ बैठा है? ये बैठा है। दूसरे घर में। किस राशि में बैठा है? आठवीं राशि में। 8वीं राशि कौन सी होती है? वृश्चिक। वृश्चिक। और वृश्चिक को हमने कौन से घर की राशि कहा? 8वें घर की। हमने कहा कि ये गुप्त राशि है, सीक्रेसी वाली राशि है। हम्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने छठे घर के बारे में किसी से भी बात नहीं करनी है, गुप्त रखना है आपको उस घर को। छठे घर से कौन कौन सी चीजें आती हैं? अपनी नौकरी, आपकी नौकरी में अच्छा या बुरा जो चल रहा है उसका आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है। अपने शत्रुओं के बारे में आपको किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है। अगर कोई बीमारी है भी छोटी मोटी तो उसके बारे में किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है। मतलब एक हाथ से तो करते ही हो, आप डॉक्टर से करोगे, हस्बैंड से करोगे, लेकिन पब्लिकली नहीं करनी है। आपको अपने लोन के बारे में, अगर आपके पास लोन है तो उसके बारे में आपको सबको नहीं बताना है। जॉब के बारे में, अगर मान लो आपका कोई प्रमोशन होना है, कोई आप अच्छा का कुछ चीजें कर रहे हो तो उसके बारे में आपको ढिंडोरा नहीं पीटना है, किसी को नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि उसका मालिक क्या कह रहा है कि भाई मैं सीक्रेसी में जाके बैठा हूं, सीक्रेट रहने दो मुझे। अगर आप उसको उजागर करोगे तो उसके विपरीत काम कर रहे हो। तो मतलब अब छठे घर में आपके प्रॉब्लम्स हैं। बात समझ में आई? कैसे 8वीं राशि कनेक्ट हुई यहाँ पर? चलो इसी कुंडली में अभी दोबारा एक चीज और करते हैं। 12वां घर कौन सा होता है? बेडरूम हमने बताया था। 12वीं राशि 12वें घर की है कालपुरुष कुंडली में। क्लियर है ना इतनी बात तो? हम्म। इनकी इनकी कुंडली में 12वें घर की राशि छठे घर में है। ये हम्म। है ना, छठे घर में। इसमें प्लेनेट कौन कौन बैठे हैं? मंगल और शुक्र। मंगल और वीनस। मार्स और वीनस दिख रहे हैं आपको? मार्स जो है कौन कौन से घरों का मालिक है इनकी कुंडली में, ये बताइए। ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएंगे हिमांशु जी। इनकी कुंडली में मंगल कौन कौन से घरों का मालिक है? सर दो, 2 और 7। 2 और 7 का। दूसरे घर का और 7वें घर का। क्यों? दूसरे घर में वृश्चिक राशि है, उसका मालिक कौन होता है? मंगल। 7वें घर में मेष राशि है, उसका मालिक कौन होता है? मंगल। और ये किस घर में, किस राशि में बैठा है? मीन राशि में। मीन राशि में दिख रहा है बैठा हुआ मंगल। तो आपको अपने धन के बारे में और पति के बारे में भी किसी को नहीं बताना। क्योंकि 12वीं राशि क्या है? 12वें घर की। और 12वां घर क्या है? बेडरूम। बेडरूम की बातें बाहर नहीं लाते। मतलब 4, 8, 12 में, चौथी राशि में, 8वीं राशि में और 12 राशि में अगर कोई भी प्लेनेट है तो जिन घरों का वो स्वामी होके गया है उन बातों को आप गुप्त कर दो। समझ में आई? अभी दोबारा एग्जांपल देखेंगे और दो, एक दो। ठीक है, किसकी कुंडली लगाएं? हम कुंडली लगाते हैं संजय जी की लगाते हैं। इसमें देखते हैं कौन सा गुप्त है। ये लो जी। चौथी राशि में तो केतु बैठा है सिर्फ, 4 नंबर में। 8 नंबर में 2 प्लेनेट बैठे हैं, 12 नंबर में कोई नहीं है। तो स्मिता जी बताइए, इनकी वृश्चिक राशि में जो जुपिटर बैठा है, बृहस्पति बैठा है, वो कौन कौन से घरों का स्वामी है?
इस कुंडली में जो बृहस्पति है वो कौन कौन से घरों का स्वामी है? कौन कौन से घरों का स्वामी है? तो गुरु हमारा होता है एक 9 राशि का और 12 राशि का। ठीक है। और 9 का होता। 9 नंबर की राशि कौन से घर में है इनके? 5वें घर में। 5वें घर में, तो 5वें घर का स्वामी हो गया। और 12 नंबर राशि कौन से घर में है? 8वें घर 8वें में। घर में, तो 8वें घर का स्वामी हो गया। तो हम्म। पांचवें घर से हम कौन कौन सी चीजें देखते हैं? बच्चे, हम्म। एजुकेशन, बुद्धि, यही देखते हैं। प्रेम हाँ। संबंध। तो चलो, अभी ये बच्चे तो है नहीं, तो प्रेम संबंध को तो हटा देते हैं। बच्चों के बारे में इनको चीजें गुप्त रखनी है, अपने बच्चों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में किसी से ज्यादा कुछ डिस्कशन नहीं करना है। मान लो इनका बच्चा किसी कंपटीशन एग्जाम में अपियर हो रहा है, ठीक है जी। मान लेते हैं संजय जी का कोई बच्चा, खासकर पहला बच्चा, किसी कंपटीशन एग्जाम में अपियर हो रहा है। इनको उसके बारे में, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में किसी से ज्यादा बातें नहीं करनी है जब तक कि वो क्वालिफाई ना कर ले। या इसका रिवर्स भी है, मान लो इनका बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, तो दुनिया के सामने इनको बिल्कुल भी इस बात का ढिंढोरा नहीं पीटना है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कहना है किसी से। क्योंकि जितना आप उसको ओपन अप करोगे उतना वो नेगेटिवली कार्य करेगा। क्योंकि वो वृश्चिक में गया है, वो कह रहा है कि इसको आप छुपा दो, मत मत इसको ओपन अप करो। अगर आप उसको ओपन अप करोगे तो और जो रिजल्ट मिल रहे थे आपको नेगेटिव हो जाएंगे, अच्छे मिल रहे थे तो भी खराब हो जाएंगे, खराब मिल रहे थे और खराब हो जाएंगे। बात समझ में आई? चलो जी, एक कुंडली और लगाते हैं। ये आपको दिखेगा, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, नजर लग जाती है। नजर नहीं लगती, आप उसको ढिंडोरा पीटते हो और पक्का वो 4 8 12 के साथ संबंध बना रहा होगा और वो उसके बाद रुक जाता है। आप मत बोलो उसको। देखो अच्छा, इनकी कुंडली में फिक्स, सुनील जी की कुंडली में ना लगन क्या है? फिक्स, 5 नंबर। लग्ने सूर्य फिक्स में, चंद्रमा फिक्स में, सूर्य फिक्स में। अब बता दो, इनको कोई अगर अपनी बात से हटा के दिखा दे। है ना फिक्स वाले आपके अंदर चीजें? चलो कुंडली लगाते हैं। किसकी कुंडली लगाया जाए? चलो जी, प्रिया, सभी की लगा लेते हैं एक एक करके, है ना। आज सब समझ क्लियर हो जाएगा। इस कुंडली में बताइए, चौथे में कोई नहीं है, 8वें में कोई नहीं है, 12वें में नहीं है, मौज लीजिए प्रिया जी आप। जिसको बताना है बताओ, जिसको नहीं बताना ना बताओ। कोई नहीं है ना? देखो, चौथी राशि में कोई प्लेनेट है? कोई नहीं। 8वीं राशि में कोई नहीं। 12वीं राशि में कोई नहीं। कोई टेंशन ही खत्म होगी। कुछ नहीं छुपाना, अपनी मर्जी है, बताना है बताओ, नहीं बताना ना। ठीक है जी। चलो अगली कुंडली देखते हैं। हिमांशु जी की कुंडली देखते हैं। चौथी राशि में 2 प्लेनेट, 8वीं राशि में एक प्लेनेट, और 12वीं राशि में कोई नहीं। तो जी, लोरी जी, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ प्रदीप जी बताइए। 8वीं राशि में कौन सा प्लेनेट है और कौन कौन से घरों का स्वामी है? 8वें इसमें सैटर्न बैठा है। कौन कौन से शनि। घरों का स्वामी है? शनि होता है 11, तो शनि इसमें 10 नंबर का स्वामी है। ठीक है। और और 9 नंबर का। नहीं, 10वीं दस राशि और का और ग्यारह 11वीं राशि का, मकर का और कुंभ का। और इस कुंडली में मकर और कुंभ राशि कौन कौन से घरों में है? 10 और दस 11।
नहीं नहीं, 10 हाँ तो नंबर राशि 9 और कौन से घर 10। की? अच्छा, घर बोल रहे थे आप, हाँ ओके। हाँ 9वें घर का और 10वें घर का, ठीक हाँ। है। तो इनको बातें कौन से घरों की सीक्रेट रखनी पड़ेंगी? 9वें घर की और 10वें घर हम्म की। हम्म। यानी कि अपने प्रोफेशन के बारे में इनको बिल्कुल भी किसी से ज्यादा बात नहीं करनी। कोई पूछेगा कैसा चल रहा है जी, दाल रोटी चल रही है जी। कैसा है काम? बस प्रभु जितना दे रहे हैं बस काम चल रहा है। कोई जरूरत बताने की नहीं है कि जी 100 क्लाइंट आ रहे हैं कि 50 आ रहे हैं कि मैं 10 करोड़ कर रहा हूँ कि मैं 1 करोड़ कर रहा तो प्रदीप जी, जब इनके 8 जहाँ लिखा है वहां सैटर्न बैठा हुआ है, तो 8 मतलब सीक्रेसी। तो जब हूँ। हाँ सैटर्न वहां बैठा है तो इनको अपने स्पाउस के बारे में भी किसी से बात नहीं करनी, क्योंकि वो कौन से घर में बैठा है? 7वें घर में। उसका क्या सिग्निफिकेंस है? हाँ, उसका भी एक सिग्निफिकेंस है, लेकिन अभी उस पे मत जाओ। अभी जब अच्छा हाउस ठीक पे है। आएंगे ना, तो हाँ हाँ, लेकिन इस कुंडली में ये मैं बोलूंगा कि अपनी पत्नी के बारे में या अपने बिजनेस के बारे में भी इनको टोटल सीक्रेसी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप यहीं तक समझ रहो। गए। तो ठीक है। कर्म का मालिक शनि 8 नंबर में बैठा है, तो इनको बिल्कुल भी अपने काम के बारे में, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो नौकरी है, बिल्कुल भी किसी से डिस्कशन नहीं नहीं करना। करना है। नहीं बताना है कि क्या कस्टमर आ रहे हैं। जिस दिन बताओगे उसी दिन फंस जाओगे। आपने बताया और पता चला फिर 5 दिन तक कोई नहीं आया, फिर आप हम्म कहोगे अब क्या हो गया। 9वां घर, अपने धर्म कर्म के बारे में भी आपको अपनी पूजा पाठ के बारे में ज्यादा किसी से डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। आप धर्म कर्म के कार्य करते हो, सीक्रेट सीक्रेट फॉर्म में करते हो। किसी को कोई बताने की जरूरत नहीं है आप क्या करते हो। आप सुंदरकांड करते हो कि आप माता का पाठ करते हो कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि आप जो भी करते हो, या जो भी आप कुछ लोगों का भला करते हो, या जो भी आप करते हो 9वें घर से, ठीक है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, टोटल सीक्रेट हो जाओ। प्रोफेशन में खासकर हो जाओ। जैसे ही प्रोफेशन में आप सीक्रेसी लाओगे, आपका प्रोफेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और 8वां घर क्या कहता है? 8वीं राशि, रिसर्च करते रहो, कंटिन्यूटी। 8वां घर रिसर्च भी है गुप्त के साथ साथ। तो अपने कर्म में, अपने प्रोफेशन में हमेशा रिसर्च करते रहिए। कुछ नया और कैसे किया जाए, क्या नया खोजा जाए, उसके ऊपर काम करते रहिए। दूसरा कौन बताएगा जी? मुझे बताएंगी राधिका जी। राधिका जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सर। कर्क राशि में कौन कौन से घरों के स्वामी गए हैं? सर कर्क राशि में लग्नेश है, ठीक है। और सिक्स्थ बेटे लॉर्ड एंड लग्नेश। ठीक है, लग्नेश गया है तो क्या कह रहा है, क्या चीजें सीक्रेट करनी है? सर लग्नेश गया है तो इनका मतलब खुद के बारे में। खुद के बारे में, तो थोड़ा सा अपने आप में सीक्रेसी रखनी है। बहुत ओपन अपने अप आप होने की जरूरत नहीं है, जरूरत पहली। नहीं है। दूसरी बात, लेकिन ये ओपन अप हो बिना मानेंगे नहीं, क्यों? क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि देखो, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है ना, बोलने वाला क्यों बोल रहा हूँ मैं इनको? हाँ हाँ हाँ, वृषभ लग्न। वृषभ लगन है, और राशि कौन सी है? हम्म कर्क है। कर्क राशि की ना एक हम्म खासियत है, जल तत्व की। तीनों जल तत्व की होती है, लेकिन 8 नंबर तो फिर भी बहुत कैलकुलेटिव होता है भाषा में, वो सोच समझ के बात करता है। लेकिन 4 नंबर क्या है ना, वो पवित्र होता है, गंगा के जल की तरह होता है 4 नंबर। तो आप समझो, आपने बांध बनाया, पानी को रोक दिया, पानी रुकता चला गया। लेकिन जैसे ही आप उसको खोलोगे, वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो सारा फ्लो निकल ना जाए। बहने जाएगा, भावुक होते हैं बहुत ज्यादा। तो क्या होगा कि जब इनको ओपन अप होने का मौका मिलेगा, या जब इनको बोलने का मौका मिलेगा, तो ये जितनी चीजें इन्होंने होल्ड की थी उस सबको बोल देंगे फिर। और जो थोड़े टॉकेटिव होते हैं, उनके साथ समस्या होती है, कुछ तो चाहिए ना बोलने के लिए, तो फिर उस बोलने के चक्कर में वो बहुत कुछ रिवील कर जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर चलो, आप अपने बारे में कितना सीक्रेसी रख पाओगे नहीं रख पाओगे, वो तो एक मैटर हो गया। दूसरा, आपको मेन जो सीक्रेसी रखनी है, हमेशा अपनी हेल्थ की रखनी है। अच्छी है तो भी, बुरी है तो भी। कोई बीमारी हुई तो कोई ज्यादा किसी को करने की जरूरत नहीं है। कोई पूछ रहा है हाल चाल ठीक है, कोई ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हाय तो हुआ, पेट में दर्द, टांग में, मतलब कुछ ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत नहीं।
तो क्योंकि पहला घर मैं स्वयं हूं ना, तो हेल्थ को भी डोमिनेट करता है पहला घर आपके। छठा घर तो जो हमने स्मिता जी की कुंडली में करा, ऋण रोग शत्रु, आपका डेली रूटीन, ठीक है, वो सारी चीजें। जॉब करते हो तो अपनी जॉब के बारे में। आप तो बिजनेस करते हैं ना शायद, बिजनेस है जॉब है? दोनों है सर। अच्छा दोनों। वाइफ तो बिजनेस में है, मैं जॉब में हूँ। ओके ठीक है, ठीक है। तो अपने प्रोफ की क्या, आपका मेन प्रोफाइल क्या है आपका जॉब में? मैं वो ऑनलाइन एग्जाम कराते हैं सर। अच्छा, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ, LM इंस्टीट्यूट है सर। ठीक है, ठीक है। ओके। और कोटा में ही रहते हैं आप, कहीं अलग रहते हैं? हाँ सर, कोटा ही रहता है। और ये इंस्टीट्यूट भी कोटा का ही है? कोटा का ही है, ऑल ओवर इंडिया और इवन आउट ऑफ इंडिया भी रन है। ठीक है। तो आपके लिए मैं एक चीज बोल रहा हूँ, आप जो ये कराते हैं, कौन से एग्जाम कराते हैं, मतलब किस प्रकार के एग्जाम कराते सर नीट और ये IIT होती है ना सर, हैं? अच्छा। मेडिकल और इंजीनियरिंग वाला, उसकी कोचिंग कराता है इंस्टीट्यूट। तो उसके एग्जाम हम कंडक्ट करवाते तो हैं। जो उनके ये मॉक टेस्ट होते हैं वो कराते हो? जी जी, रेगुलर सर। बेसिस पे जो भी वीकली होते हैं या मेजर होते हैं, उस टाइप से। ओके, ओके। तो आपको धन के संबंध में मेरा स्पेसिफिक आपके प्रोफेशन के लिए एक सुझाव है, सजेशन है। यस सर। एक तो ये कि आपको अपने प्रोफेशन की बहुत ज्यादा किसी को रिवील नहीं करना है, ये तो जो हमने डिस्कस किया। क्योंकि आप रह सेम जगह रहे हो, तो आप कोशिश ये करो कि आप किस प्रकार से दूसरे राज्यों से या दूसरे देश से कनेक्ट हो सकते तो वो हो। हमने एग्जाम। बिजनेस करा ना, उससे कनेक्ट है हम। अच्छा, और उससे मतलब कनेक्ट। आउट ऑफ इंडिया के भी कस्टमर है हमारे पास, और ऑल ओवर इंडिया के भी काफी सारे कस्टमर। ओके। तो सक्सेस बहुत, रिसेंटली 1 ईयर से। बहुत सक्सेस मिलने वाली है, ये मेरी आपके लिए प्रेडिक्शन। थैंक यू। तो जी, अ, ठीक है। किसकी कुंडली लगाएं, किसकी रह गई? गुप्ता जी की हो गई, लोरी जी की नहीं हुई ना? ठीक है, लोरी जी की लगाते हैं, राधिका जी की भी नहीं हुई। लोरी जी की कुंडली में कौन सा 4 नंबर में है? 2 प्लेनेट, 8 में कोई नहीं, 12वें में कोई नहीं। बताओ जी, इनके बारे में कौन बताना चाहेगा? स्मिता जी आप ही बताओ, नहीं प्रिया जी बताएंगे, प्रिया जी ने नहीं बताया ना अभी तक। बताओ जी प्रिया जी, इनकी कर्क राशि में कौन कौन से घरों का स्वामी बैठे हैं, ये बताइए पहले तो। कर्क राशि में प्लेनेट कौन सा है ये बता दो, और वो कौन कौन से घरों का चंद्रमा। स्वामी है वो। चंद्रमा है। ठीक है। और प्लेनेट जो है, तो वो मून भी बैठा, मतलब चंद्रमा वहां पे प्लेनेट भी है। और अपने ही घर में और बैठे हैं, कर्क राशि उसी, हाँ। ठीक है ना, ठीक है। हम्म। दूसरा प्लेनेट कौन है? और वीनस। दूसरा वीनस है। ठीक है। वो कौन कौन से घरों का स्वामी है? वीनस की राशियां बताइए वीनस। कौन कौन सी होती है? वीनस की दो, 2 और 7। 2 तो और दो, 7 दो में तो कोई भी नहीं है, और नहीं, 7। दूसरी राशि कौन से घर में है इस कुंडली में? 5वें में। 5वें घर में। और सातवीं तो राशि कौन से घर में है? 10वें में है। तो वीनस कौन कौन से घरों का मालिक हो गया? दूसरे 5वें घर का दूसरे। और 10वें घर का। 5वें घर का और 5वें 10। का और 10वें घर का मालिक है। और कर्क राशि में बैठ गया है। कर्क राशि में बैठा है ना 4 नंबर में। हाँ और 4 नंबर क्या होती है? गुप्त वाली होती है, 4 8 12 गुप्त राशियां। ठीक है। हाँ। तो तो इनको अपने प्रोफेशन के बारे में और बच्चों के बारे में ज्यादा किसी से डिस्कशन नहीं करना। हम्म। देखो इसका पता है आपको एक जगह रिजल्ट कहाँ मिलेगा, प्रोफेशन का तो मैंने आपको बता दिया। आजकल ना चूंकि हर चीजें सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती हैं, सबको ये फोटो शूट कराना होता है ना? तो एक वो फोटो शूट होता है जो प्रेगनेंसी में कराते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं लोरी जी, अनम्यूट करके बताओ। मटर्निटी फोटोशूट। हाँ।
अब मान लो आपका फिफ्थ लॉर्ड, पांचवें घर का स्वामी कह रहा है कि आपको चीजें गुप्त रखनी है, और आपने फोटो शूट कराया और फिर आपने उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया, क्या होगा? अचानक से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ध्यान रखना है उस बात का, सेंसिटिव चीज है। तो ये आपको कहाँ मदद करेगी? कोई अगर प्लानिंग कर रहा है अपने बच्चे की, कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो आपको ये चीज उसको सजेस्ट करनी पड़ेगी कि जब तक डिलीवरी ना हो जाए तब तक कुछ ना करें। खिंचवाने हैं फोटो खिंचवा लें, ठीक है, पर उसको जग जाहिर ना करें, बाद में कर लेना जब डिलीवरी हो जाए। हर बात पे वो नहीं डालना है, आज एक लेसन पढ़ लिया, आज दूसरा पढ़ा, आज तीसरा पढ़ा, वो नहीं करना है। आज अभी रिजल्ट देने जा रहे हैं, ये भी तो होता है, वो रिजल्ट देने जा रहे हैं, आज पेपर देने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, तो जी वो डाल दिया, सेल्फी डाल दिया गोइंग फॉर एग्जाम, और पता चला वो एग्जाम हो गया दूसरे लेवल का। किसको ध्यान रखना है? अगर 4 8 12 से कनेक्शन, ठीक है, क्लियर है बात? चलो जी, राधिका जी की कुंडली भी लगा लेते हैं, इनकी रह रही है। बारह में छोड़ दो, 4 में है, और 8 में कोई नहीं है। तो सिर्फ कर्क राशि में एक प्लेनेट है, वो है कौन से घर का? बताओ जी, राधिका जी आप ही बताओ। सर प्रोफेशन से रिलेटेड कोई बात नहीं करनी। बस, तो जब हो जाएगा तब करनी है। हम्म। क्लियर है? ओके सर। अभी ये सिर्फ हमने राशियां की हैं, अभी जब घर भी कनेक्ट होंगे इनके साथ तब और डिटेलिंग होगी। अभी तो सिर्फ राशियों पे हैं, अभी तो हम आवरण पे ही हैं, और अभी प्लेनेट भी नहीं हुए हैं। चलो, आपके लिए एक प्रश्न है मेरा, अगर किसी व्यक्ति का बुध, मरकरी मेष राशि में हो, तो उसका कम्युनिकेशन किस प्रकार का हो सकता है? बुध किस चीज को बताता है? वाणी को, कम्युनिकेशन को। लिखा था ना हमने, बुध क्या है? कम्युनिकेशन भी है। तो क्या लगता है आपको, उसकी वाणी में या उसके कम्युनिकेशन में आपको क्या नजर आएगा? एग्रेशन। जल्दी जल्दी बोलेगा। इमेच्योर होगा। जल्दी जल्दी बोलेगा, एग्रेशन होगा, फटाफट बोलने की कोशिश करेगा, अपनी बात जल्दी खत्म करेगा। जल्दी खत्म करेगा। और उसका इसका, वाणी में इमेच्योरिटी दिखाई देगी। हाँ, कभी क्योंकि जल्दबाजी करेगा ना, तो सोच समझ के नहीं बोल पाएगा, फिर वो स्लिप भी होंगी चीजें। हम्म। दूसरा, इसकी वाणी, जिसका बुध जो है मेष में होगा, इसकी वाणी हथियार का काम करेगी, या इसका हम्म। लेखन हथियार का काम करेगा। मंगल हथियार भी है, तो ये जो बोलेगा, ये वाणी से ही मार सकता है इसे, ऐसी वाणी बोल सकता है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर मोटिवेट करना हो तो पॉजिटिव भी हो जाएगी। या जो लिखेगा, जो होता है ना, कलम जो है तलवार का काम करती है, कई बार बोलते हैं ना, इनके लिए स्पेसिफिकली करती है। अब आप ये ऑब्जर्व करके देखो, प्रिया जी को मैंने बोला कि जब शनि कर्म कारक जो है मेष में गया, तो इनको जल्दबाजी रहेगी अपने कार्यों में, क्योंकि कर्म का भी मालिक है शनि, और इनका तो खुद का स्वामी भी है। बुध किसका है? वाणी का है, तो किस में लेके आएगा? वाणी में जल्दबाजी लेके आएगा। क्लियर है? तो कुछ कुछ चीजें अब आपको ऐसी ऑब्जर्व करनी स्टार्ट करनी है। और आज सबसे पहले, अगर आपको कुछ इंसिडेंट याद है या कुछ कर सकते हो, या फिर जैसे भी जितना आज हमने किया है, किसी व्यक्ति का नेचर जानना है, तो आप कुंडलियां देखो, उन पे लगाओ, अपने बच्चों की कुंडलियों पे, या भाई बहन, माता पिता, यार दोस्त, जो भी जिनको आप जानते हो। अभी उन पे मत लगाना जिनको आप नहीं जानते, क्योंकि जिनको नहीं जानते हो फिर उनसे फीडबैक लेना आपके लिए मुश्किल रहेगा इनिशियली। जिस दिन वो आपको समझने लगेंगे तो उस दिन तो खुद ही बता देंगे, खैर आप।
लेकिन अभी जिनको आप अच्छे से जानते हो, उनकी कुंडलियों पे आप लगा के चेक करो कि इसका नेचर किस प्रकार का है, क्या फिक्स है, क्या मूवेबल है, या ये क्या एग्रेसिव कितना है, या किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसने इसका जो कर्म है क्या वो कुछ 4 8 12 से अगर कनेक्ट हो रहा है तो क्या छुपा के रखता है या ओपन कर देता है। अगर छुपा के रखता है तो आप पाओगे कि अच्छा चल रहा होगा, ओपन अप कर रहा है तो मतलब प्रॉब्लम्स भी आती होंगी फिर इसको। वो चीजें आप चेक करना। तो जितना आज हमने किया है, देखो इस समय जब हम करते हैं ना तो लिखने पे तो आप बहुत ज्यादा फोकस नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपके पास है, दोबारा सुनो, तब प्रॉपर नोट्स बनाओ, ताकि अभी का याद रहे, फिर अगली बार सुनोगे जब नोट्स बनाने के लिए तो अच्छे से मेमोराइज हो जाएगा। फिर उसके बाद कुंडलियों पे लगाओ, नोट्स रख के अपने सामने, फिर चेक करो उसको। तो उससे आप जब चेक करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको कन्विक्शन आएगी कि चीजें काम कर रही है और मुझे समझ में आ रही है। मैं कितना भी बता दूं, कितना समझा लूं, जब तक आप खुद नहीं समझोगे ना, करोगे उसको, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहाँ तो क्लास में लगेगा आपको आ गया, लेकिन बाद में फिर आपका कॉन्फिडेंस वो हिल जाएगा। क्योंकि हर किसी का रिफ्लेक्ट, 12 घरों में पूरे संसार की समस्या है, इन्हीं 12 घरों में, इन्हीं 12 राशियों में। लेकिन पहली नजर में कुंडली देख के मेरा ऑब्जर्वेशन कुछ और होगा, गुप्ता जी का कुछ और होगा, लोरी जी का कुछ और होगा, स्मिता जी का कुछ और होगा, राधिका जी का कुछ और होगा। सबका अपना अपना एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, वो सबका एक सा नहीं हो सकता, सबका अपना अपना होगा। वो कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करो। बात समझ में आई? तो बस आप सब लोगों से एक ही, हमेशा हर क्लास के बाद एक ही रिक्वेस्ट होगी कि कुंडलियां देखते रहो, क्योंकि वो नहीं देखोगे तो फिर प्रॉब्लम है, वो देखते रहोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। साल भर की जर्नी है, इतना कुछ मैं आपको बता दूंगा, इतना कुछ मैं आपको बता दूंगा, बस आप उसको सीख के समझने वाले बन जाओ और प्रैक्टिस कर लो बस। कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब बता दूंगा। क्लियर है? अब अगर आपका कोई डाउट है आज की क्लास का, या कुछ और जनरल कुछ आपके मन में आ रहा है तो आप पूछ लो, वरना फिर हम वाइंड अप करते हैं। गुप्ता जी कुछ तो पूछना प्रदीप जी, हाँ जी। जी मेरा जी। एक क्वेश्चन है प्रदीप जी। तो है ना, मेरी कुंडली में है ना, मैंने ये एस्ट्रो सेज आपने बताया था उसमें से निकाली, तो उसमें हम्म। मेरा जो पहला हाउस है उसमें कुछ LA करके लिखा है और एक PI करके लिखा है। तो ऐसे तो मुझे समझ में आया कि सैटर्न है, लेकिन LA और PI क्या है? एलए तो उन्होंने लगन लिखा होगा या तो। अच्छा। हाँ। अब वैसे तो एएस लिखते हैं, वो उसको असेंडेंट लिखते हैं। नहीं सर, लगन लिखने लग गए आजकल। अच्छा, लगन लिखने लग गए तो ठीक है, हम्म। एलए तो फिर उन्होंने लगन लिखा है। अच्छा, और और क्या बोला? PI? पी PI आई होगा, करके कुछ। पी एल होगा, प्लूटो लिखा होगा उन्होंने। क्योंकि वो जो है, प्लूटो भी लिखते हैं, नेपच्यून भी लिखते हैं और यूरेनस भी लिखते हैं। तो URPL और NE आपको और दिखेगा उसमें लिखा हुआ, उसको इग्नोर कर दो, वो हम नहीं कैलकुलेट अच्छा, करते, ना ही उनका कोई रिजल्ट मिलता है। ठीक है। ठीक है। दूसरी एक, आप एक एप्लीकेशन और डाउनलोड कर सकते हो, वो थोड़ा सा साफ सुथरी दिखती है, लियो स्टार। लियो स्टार आप डाउनलोड कर लीजिए। अब उसमें एप्पल में तो मुझे पता नहीं है, नहीं है, एंड्रॉयड में तो है, तो आप देख लेना एक बार, लियो स्टार। उसका जो यूजर इंटरफेस है, या जो देखने में एक आपको फीलिंग आती है ना, वो थोड़ी साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन आती है। जैसे ही मेरे सॉफ्टवेयर में दिख रहा है ना आपको, इसमें आपको कहीं वो PL UL और वो AS कुछ नहीं दिख रहा आपको, इसमें लिखा हुआ दिख रहा है ये इस पे चार्ट में। इसी प्रकार से उसमें आपको वो साफ सुथरा दिखेगा, सेम, मतलब ये उसी का सॉफ्टवेयर है, लियो स्टार। ये पेड है, वो उसमें वो मुफ्त वाला लगेगा, मोबाइल वाला। उसको डाउनलोड कर लो, तो उसमें आपको आसानी होगी देखने में, और जिसमें आप कंफर्टेबल हो जाओ। जो भी आपको सही लगे, सब सॉफ्टवेयर हैं एक से, करना सबकी सेम, कोई फर्क नहीं। ठीक है। हाँ जी गुप्ता जी, है कोई प्रश्न आपका? प्रदीप जी मेरा है। अच्छा ठीक है, गुप्ता जी से पूछ लें हम पहले। नहीं हाँ सर, सब क्लियर। अच्छा, सबके लिए। हाँ जी बताइए लोरी। प्रदीप जी, मैं ना अपनी बेटी की कुंडली देख रही थी। तो आप जो बोल रहे हो कि 4 8 और 12, तो हम्म। 4 में भी 2 प्लैनेट्स हैं, 12 में भी 2 प्लैनेट्स हैं।
और 8 में भी 2 प्लैनेट हैं, तो फिर ये क्या, कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाए फिर? क्योंकि आपने बोला जो खाली है तो वो तो चलो मौज करो, लेकिन नहीं अब वो का यहाँ वो पे। का अभी तो देखो बच्चा है, पहली बात तो उस पर उतनी टेंशन नहीं है। लेकिन जब वो थोड़ा ग्रो करेंगी तो आपको ये इन इन चीजों में जो 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 प्लेनेट उनकी कुंडली में गए हैं ना, इन घरों में, इन राशियों में, उससे जुड़ी हुई चीजों में वो ज्यादा लोगों को डिस्क्लोज ना करें तो अच्छा है। ठीक है। और एस्ट्रो पहली बात। सेज में यूरेनस भी लिखा रहता है, UR, तो उसको भी हाँ, अभी। नहीं सबको इग्नोर कर दूंगा, कोई रिजल्ट नहीं। अच्छा। URPL और ये NE सब हटा। हाँ, ठीक है, ठीक, ओके। आप इसका चाहोगे मैं आपको गणना भी दिखा दूंगा, कोई इनका रिजल्ट नहीं मिलता, और इनका जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना बहुत लंबा होता है। 120 साल ठीक। का तो आई थिंक इनमें से किसी एक का है, फिर उससे ज्यादा भी है, तो उतना तो जीवन नहीं है आदमी का, क्या करोगे। ठीक। तो वो हम नहीं कैलकुलेट करते, ना ही कोई बहुत ज्यादा किसी एक ग्रंथ में है हमारे इनका जिक्र, वो इग्नोर करते। बच्चों के लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेते, 12-15 साल तक बिल्कुल नहीं लेते। देखो बच्चे केस में जो रहता है ना, 8 साल तक, पहले 8 साल माता की कुंडली काम करती है उसमें, खुद की कुंडली से ज्यादा माता की कुंडली में क्या चल रहा है वो रिफ्लेक्शन दिखता है आपको बच्चे में। 12वें तक माता पिता दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। 12 साल के बाद उस खुद बच्चे की कुंडली एक्टिवेट होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि 12 साल तक बच्चों की कुंडली जनरली नहीं दिखानी चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ है, मोटा मोटा आप उस पर नजर मार सकते हो, लेकिन ऐसा कोई बहुत उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। तो उनको जीवन अपना बचपना जीने दिया जाए, ये है बात। 12 साल में कुछ नहीं बनने बिगड़ेगा, तो जो मौज लेनी है उनको लेनी है। ठीक है जी। राधिका जी आपका कोई प्रश्न है? नहीं सर। प्रियंका जी, सॉरी प्रिया जी। नहीं सर, अभी तो नहीं, अभी और कुंडली देखेंगे फिर देखते हैं। ठीक है, हिमांशु जी आपका? पर मेरे दो ट्विंस गुड़िया हैं। ठीक है। मतलब उनकी नजर में काफी ज्यादा अंतर है, बिल्कुल टाइम में भी मुश्किल से 1 या 2 मिनट का अंतर होगा। ठीक है। तो आज नहीं, जब भी आगे कभी अपन सीखेंगे तो डिस्कस। ट्विंस का आप बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, दोनों गुड़िया हैं। ठीक है। देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको, ट्विंस के लिए क्या है ना, हमें दो कुंडलियां देखनी पड़ती है। आप आगे से ध्यान रखना इस चीज को, सभी के लिए बता रहा हूँ। ट्विंस के लिए हमें दो कुंडलियां देखनी पड़ती है। एक तो जो लगन कुंडली बनी वो तो बनी गई। अब मान लो उनके बीच में 1 मिनट का डिफरेंस है, तो लगन भी सेम रहेगा, सब कुछ सेम आएगा। इवन जो उनकी वर्ग कुंडलियां हैं वो भी अधिकतर सेम हो जाएंगी, सिर्फ एक दो बदलेगी। जो जैसे 360 है वो बदल जाएगी, बाकी अमूमन सारी कुंडलियां सेम हो जाएंगी। इसलिए उसमें क्या देखना होता है, जो बड़ा बच्चा है उन दोनों में जो बड़ा है उसके लिए उस कुंडली के 11वें भाव को लगन बना लो, 11वें घर को, और फिर उसके नेचर को, उसके इनसे जो भी उसकी लाइफ में इवेंट हो रहे हैं उससे मैच करो, वो आपको रिजल्ट मिलेगा। ज्यादा जो इवेंट हुए ना, मतलब कुंडली देख के वो बड़ी वाली के साथ ज्यादा हुए हैं। वो 8-9 साल की थी तब से बाहर रह रही है भैया। नहीं नहीं वो मुद्दा नहीं है। आप उनकी कुंडली में, आप जब उनकी कुंडली देखोगे ना, तो हाँ जो हाँ आपने टाइम डाल के कुंडली बनाई, अब उसको रोटेट कर लो 11वें घर से। हाँ, समझ गया, 11वें को लगन बना लो। 11वें को लगन बना लो, आप फिर इवेंट मैच करो, आपको समझ में आ जाएगा, नेचर भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, जो फर्स्ट वाले की 11वें से और सेकंड वाले की जो है वो। तीसरे से, उसकी तीसरे से। अच्छा। क्योंकि जो 11वां घर होता है वो बड़े भाई बहन का होता है, जो तीसरा होता है वो छोटे का होता है। तो ट्विंस हाँ के केस में 11वां घर और तीसरा घर अति महत्वपूर्ण हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। हाँ, उनके ठीक। लगन बना के चेक करो, आपको रिजल्ट मैच होते हुए दिखे। थैंक यू सर। ठीक है। तो आप सब लोगों को भी ध्यान रखना है, ये आप आगे आपको भी लगेगा कि सब कुछ सेम है, ट्विंस हैं, और नेचर पता चला 180 डिग्री दोनों का अलग है, वो हाँ, इसीलिए डिफरेंट बिल्कुल। इसीलिए अलग दिखेगा। सर छोटे वाले बच्चे का 11th लग्न बनाएंगे। नहीं नहीं नहीं, बड़े का 11वां देखो, जैसे मान लो ये आपकी कुंडली है राधिका जी, ठीक है, हाँ और हाँ आप कहते हैं कि आप ट्विंस हो हाँ। और आप बड़े हो उसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें जो आपका 11वां घर है मैं उसको उसको लग्न बना लेंगे। लगन बना दूं, तो आपकी कुंडली ये बन जाएगी ओके। उसके। हम्म।
अब मान लो आप कहते नहीं मैं तो छोटी हूँ, हम्म। बड़ी नहीं हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें इसको रोटेट कर दूंगा तीसरे घर से। अब कुंडली ये ओके, बनी। छोटे भाई बहन, ठीक है, समझ गई। 11वां बड़ा भाई बहन और छोटा। हाँ, समझ गई। ये ट्विंस के केस में, और आपको समझ में ठीक है, आएगा ठीक कि है, सारे रिजल्ट मैच होंगे। ठीक है। ये हमेशा ऐसे देखना, हम्म। क्योंकि 1-2 मिनट में तो D9 में नहीं बदलता, और भी बहुत चार्ट नहीं हम्म। बदलते उसमें जाकर। बाउंड्री पे कोई आ जाए तो बदल जाता है, अदरवाइज चार्ट नहीं बदलते, बस 60 60 या 45, जो D45 और D60 होता है वो बदल सकता है बस, और कुछ नहीं बदलेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। हम्म। फिर आप यही करते रहोगे कि अब कैसे देखें, कुंडलियां सेम है, एक कुछ कह, एक लड़की या एक बच्चा कुछ और नेचर का है, दूसरा कुछ और नेचर का है, तो कुछ मैच ही नहीं होता आपस में, वो इसीलिए नहीं होता। तो दो दो कुंडलियां आपको कंसिडर करनी पड़ती है। जो मेन लगन कुंडली है वो भी 11वीं वाली और तीसरी, बड़े के केस में 11वीं वाली और छोटे के केस में तीसरी। तो जी, एक और कोई चीज और हाँ जी। पूछनी थी, अगर हमें किसी का टाइम नहीं पता है, बिना टाइम के कैसे बनाएंगे कुंडली? देखो टाइम नहीं है ना तो बहुत मुश्किल है, पहली बात तो यही है। हम्म। फिर भी अगर अंदाजा है, देखो 12 लगन तो सेट करने ना मुश्किल हो जाती है। सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, हो सकता है। भाई मान लो ये कह रहा है कि किसी का लग्नेश 12वें घर में है, तो वो कह रहा है जी ये बंदा पहले ही सीधे घर में बेडरूम में रहेगा। 12वां घर, लगन 12वें में चला गया, पहली क्लास में हमने बोला था ये। तो अब उसका नेचर आप चेक करो, क्या उसको बेडरूम में रहना पसंद है? अगर रहना पसंद है तो अब वो लगन निकालो जिसमें लग्नेश 12वें में जा रहा हो। लेकिन फिर भी मैं अपना फिर भी इस बात को ज्यादा देता हूँ, अगर टाइम आपका एक्यूरेट नहीं है ना, खासकर अगर बहुत ज्यादा ऐसा है कि भाई पता ही नहीं सुबह का है दोपहर का है शाम, फिर तो बड़ा मुश्किल होता है। पर चंद्र कुंडली पकड़ो, उससे चेक करो। चंद्र कुंडली क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहता है, तो 2.25 दिन में जितने बच्चों का जन्म होता है वो सेम रहता है। लगन हर 2 घंटे में बदलता है। करेंगे अभी आगे वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो हाँ जी शिल्पी जी। किसी प्लेनेट का आवाज ब्रेक हो रही है, आपका बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा। ब्लूटूथ नहीं लगा रखा, 1 मिनट से। हाँ तो राहु को छोड़ दिया ना आपने, राहु अगर किसी अगर किसी प्लेनेट के आगे प्लस लिखा हुआ है, हम्म, उसका मतलब क्या? घर चेंज कर रहा है वो। घर चेंज कर रहा है और आगे वाले घर में जा रहा है। हम्म, चलिए तो मैं उसको छोड़ दो, अभी आप उसकी ज्यादा जरूरत तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट घर पे चला जाएगा। नहीं। हाँ, मतलब मैं केवल मेरी जानकारी के लिए देती अच्छा ठीक है। तो जी, चलो जी, आप सभी लोगों से बस रिक्वेस्ट ये है कि प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, क्लास को सुन लो 1-2 बार 3 बार, आपको सब याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। और हम जून एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में इसी के पैरेलल में वास्तु चलाएंगे। जब आप इससे फैमिलियर हो जाओगे, शायद मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बोला था, तो उसके लिए भी बी प्रिपेयर्ड। ये क्लास चलेगी एज इट इज, वो एडिशनल चलेगी इसके साथ। ठीक है, चलो जी। तो आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।